Fair to say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. As a central bank, we have the ability to create money. We also print actual currency, and we distribute that through the Federal Reserve banks. By law, Chairman Powell's Federal Reserve can only lend money that must be paid back. The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability of default. So मुजम्मिल कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल से जो हम लोगों की इंटरेक्शन हुई थी वो सिंप्लीफाई एक बहुत अच्छा फेसबुक का ग्रुप है, उसके एक इवेंट के ऊपर पता भी नहीं था मुझको कि ऐसे ही इस तरह से लोग मिल जाएंगे। बहुत अच्छा इवेंट था वो, मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर उसकी वीडियो भी मौजूद है। मैंने ऐसे खड़े होकर वहाँ पर बना ली थी। तो उस वक्त मुझे पता चला कि यार अच्छा कोई मॉडरेटर ऐसा भी है जो कि पाकिस्तानी है, बैकग्राउंड के साथ है, वरना तो सारे वहाँ पर या तो गोरे हैं या अरबी हैं। हाँ राइट। अच्छा, हाँ तो सिंप्लीफाई में सही कह रहे हैं आप। बेसिकली मैं वाहिद पाकिस्तानी और मुस्लिम हूँ, बाकी जो हैं वो गोरे हैं, उसमें बेसिकली ग्रीक एंड ब्रिटिश लोग हैं और अरबी भी नहीं है कोई। सो ये इफेक्टिवली ये सिचुएशन। अली ईरानी तो हाँ अभी रिसेंटली अली ईरानी जो है वो है लेबनीज़ है, तो वो नॉर्थ अफ्रीकन। हाँ अच्छा सही सॉर्ट ऑफ। तो हाँ वो ये है चक्कर। नहीं वो बहुत अच्छे बंदे हैं, सब लोग उधर बहुत सपोर्टिव हैं। और मेरे साथ ये है कि मैं उनमें जस्ट हैपनस्टेंस आई काइंड ऑफ फेल इनटू इट। मैं ग्रुप में लोगों की हेल्प कर रहा था और मुझे उन्होंने बैन कर दिया था एक्चुअली। और मुझे पूरा बैन हो गया था, मुझे कोई वार्निंग भी नहीं दी, उन्होंने बैन कर दिया। बस पोस्टिंग कोई मैं फाइनेंस की स्टोरी पोस्ट करता, मुझे पता नहीं था। उन्होंने उस ज़माने में वो लोग ग्रुप नया था तो वो बताते नहीं थे क्या हुआ। तो मैंने दूसरे मॉडरेटर को मैसेज किया टुआन को कि भाई व्हाट हैपन, मुझे कोई फीडबैक नहीं मिला, मैं एकदम गायब हो गया। लाइक उसने मुझे फिर वापस उन्होंने ऐड कर दिया। अच्छा। और 1 साल के बाद उन्होंने मुझे एज अ मॉडरेटर इनवाइट कर लिया। तो ये स्टोरी ऐसी है कि मैं जब बैन हुआ फिर उधर मैं इनर सेक्शन में पहुँच गया उनके साथ। तो हाँ, तो मैं आई स्टेड ऑन कि मैंने देखा कि यार कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है मुस्लिम्स की इन्वेस्टिंग स्पेस में, और वो लोग जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ज़ाहिर सिंप्लीफाई का जो पर्पस है वो है लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग और लोगों को एक्सपेंसिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट से बचाना, लाइफ इंश्योरेंस पैकेज प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनसे बचाना लोगों को, और लोग को ख़ुद एम्पावर करना, और उनके अंदर एक बेसिकली एक सेंस ऑफ लेके आना डिलीजेंस कि भाई आप कीप एन आई ऑन थिंग्स, यू कैन डू इट योरसेल्फ। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जहाँ पे आपकी रेजिडेंसी और आपकी कैपिटल कंट्रोल्स अलाउ करते हैं आप कर सकते हो टू दैट एक्सटेंट। अब क्योंकि ये पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए है तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है ये करना, जिसकी वजह से हम अभी डिस्कस करें कि भी आगे इसके क्या हम लोग बारे में इसके सॉल्यूशंस हैं, कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, एक्सेप्ट फॉर प्रॉपर्टीज़ एंड प्लॉट्स के अलावा अंदर क्या कर सकता है जो रिटायरमेंट में उसके काम आए, और उसके मीडियम टर्म में अगर बच्चों की एजुकेशन है, इस टाइप की चीज़ें हैं वो। तो ये बेसिकली यहाँ से चीज़ शुरू हुई थी। अब मैं इधर इत्तेफाक से आ गया हूँ। हाँ यार वो जब वो टॉक हुई थी ना वहाँ पर, तो जब तुमने बोला था और आंसर क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन चल रहा था, तो मैंने कहा यार मुझे तो इस तरह के लोग चाहिए होते हैं जो कि पॉडकास्ट पे आके थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और ख़ासतौर पे यूएई के अंदर कोई रहता हो, और मिलना मुश्किल होते हैं लोग इस तरह के। तो वैसे क्या बैकग्राउंड है, मतलब कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड है या एमबीए है? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्चुअली मैथ्स में फ़ेल होता था स्कूल में। अच्छा ये था सिचुएशन है। और मैं टेक्निकल आईटी बैकग्राउंड का बनता हूँ, मीडिया आईटी साइड का बनता हूँ। और मैं जब मीडिया सिटी में स्टेशंस लॉन्च हो रहे थे, टीवी स्टेशन, स्ट्रीमिंग स्टेशंस, तो मैं उनमें लॉन्च टीम्स में था इंजीनियरिंग साइड पे। और टीवी स्टेशन लॉन्च किया हमने काफ़ी। तो अब बेसिकली कोर मेरी वहाँ से इनकम आई है और वो मेरा करियर है। और हुआ ये कि फिर जब मैं इन्वेस्टिंग, मैं बहुत बचपने से इन्वेस्टिंग में जाना चाहता था। मेरे पास एक फेक पोर्टफोलियो होता है याहू फाइनेंस में, तो वो मेरा स्कूल डेज से बना हुआ था। मुझे पता नहीं था कैसे करना है, मैंने उसमें स्टॉक्स ऐड किए हुए थे, ऐसे ही मैं कभी कभार बचपने में देखता था। अच्छा। तब फिर हुआ ये कि मैं एक ऑफिस में एक बंदा मिला कि उसमें बताया कि हाँ मेरे पास ये अकाउंट है, वो भी पाकिस्तानी इत्तेफाक से ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मैंने कहा यार मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ कि मैं कहाँ से ब्रोकरेज ढूंढूँ और मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। उसमें हाँ मैं यूज़ करता हूँ और ये अच्छा है। मैंने जाके विद इन, कब की बात है ये 2017। अच्छा 2017। और मैं उसी वक्त ऑफिस में था और विद इन 20 मिनट्स मैंने जाके अकाउंट खुद ही खोलना शुरू कर दिया उधर। और जो भी था वो मैं पढ़ता गया अपने लॉजिक के हिसाब से। मैं फॉर्म डिजिटल फॉर्म से सारे भरता चला गया मैं तेज़ी में। और मैंने बस
सबमिशन कर दिया और वो अकाउंट खुल गया बड़ी जल्दी। और वही सवाल जो मैं सिंपलीफाई में लोग पूछते हैं मैं ये क्या करूँ, वो मैंने 20 मिनट में किया था काम। मैं कोई तेज़ नहीं, बट वो एक होते हैं ना कि सेंस ऑफ अर्जेंसी थी कि मुझे यार कुछ करना है। और जब वही बात है ना कि इसे कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ही कहता है, जब किसी का कोई होता नहीं है ना, आप अपने आप पे ज़्यादा रिलाई करते हो। आप ये नहीं कहते मैं गूगल करूँ, ये करूँ, वो करूँ। अल्लाह ताला ने हमें ब्रेन दिया है, जो सी सामने का लिखा पढ़ते चले जाओ, करते चले जाओ, जैसे आप कर रहे हैं सब कुछ नए अपने सेल्फ टॉट होते हैं लोग। तो अब हुआ क्या कि फिर मैं मुझे याद नहीं आ रहा मैं सिंपलीफाई पे कैसे, फेसबुक पे शायद मैं स्टम्बल अपॉन किया था, और उन्होंने फिर बताया कि भाई ये इन्वेस्टिंग का तरीका होता है कि भाई स्टॉक पिकिंग नहीं करनी चाहिए, गैम्बलिंग है बेसिकली वो एक किस्म की, और उसमें लॉसेस होते हैं ज़ाहिर है क्योंकि लोग गलती करते हैं मार्केट्स में इन एंड आउट करना। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कि भाई फिर एक किस्म की कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर आना शुरू हुआ कि भाई अच्छा टूल मिल गया है, अब स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो ये वहाँ से मैं स्टम्बल अपॉन किया। फिर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे सामने आया है कि भाई अच्छा ठीक है हम मुसलमान हैं, ये तो हर चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑल वर्ल्ड फंड्स हैं, हर चीज़ है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब हम क्या करें। अब फिर वहाँ से मेरी नेक्स्ट स्टेप जर्नी हुई कि भाई अच्छा मुझे शरिया कंप्लाइंट की तरफ जाना है, और मुझे फिर वही सीखना पड़ा कि भाई अच्छा ये मैंने बैठ के जो फंड्स होते हैं उनकी सारी होल्डिंग्स चेक की कि होल्डिंग्स में क्या हैं, उनमें रिबा कंपोनेंट कितना है, इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है, उनमें वेपन्स कंपोनेंट कितना है। और फिर एक जनरली आप एक कंसेंसस पे आते हो कि भाई आप, क्योंकि इस स्पेस में कोई फतवा नहीं दे सकता। और जो कंपनीज अब आ रही हैं वो कमर्शलाइज होकर वो क्या करती हैं कि वो जाती हैं मुफ्तीज़ के पास, जो वो कहते हैं भी हाँ उसमें आप रिबा कंपोनेंट इतना होता है और आप उसमें से उसको प्यूरीफाई करो, ये करो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर तो आई एम सॉरी कटिंग, लेकिन कुछ मुफ्ती ये भी कह देते हैं कि यूट्यूब की इनकम पहले बोलते हैं हराम है, फिर जब उनके अपने चैनल्स खुल जाते हैं तो वो कहते हैं इसका इतना कंपोनेंट आप निकाल दें तो वो हलाल हो जाता है। तो मैं कहता हूँ यार ये कैसे हो रहा है। मतलब आप यूट्यूब के ऊपर तो हर तरह के ऐड चल रहे होते हैं ना, और ना सिर्फ ऐड चल रहे होते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों को तो छोड़ दें, जो सही चीज़ें भी होती हैं, अगर साबुन का भी ऐड चल रहा होगा तो उसके अंदर भी कुछ भी आ सकता है। तो एड्स हैं। फिर इसको इन्वेस्टिंग में भी इसी तरह से किस कंपनी को आप बोलेंगे कि वो सही है? क्योंकि मेरे दिमाग में जैसे गूगल का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल गूगल है। गूगल जो है वो अब नॉट श्योर एग्जैक्टली, वो उनका एक ऐड प्लेटफॉर्म है एड टेक के नाम से, वो एड्स रन करते हैं। अब इवन आई बिलीव पॉर्नहब और दूसरी कंपनीज जो हैं वो भी उसके लिए बिड कर सकती हैं और एड्स रन कर सकती हैं। हमारे नहीं आते, बट आई एम श्योर कि उसका छोटा सा कंपोनेंट होगा। बट ये चीज़ें लोगों के दिमाग में आती हैं, नहीं मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए। इन्वेस्टिंग की दुनिया में रिबा को छोड़ें, आप एब्सोल्युटली क्लीन इन्वेस्टिंग करने के लिए ना आपको या तो फिर स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी, या अपना बिजनेस करना पड़ेगा, या आपको वही वाली बात जो अनपॉपुलर ओपिनियन अब पॉपुलर हो गया, बिटकॉइन में जाना पड़ेगा। लाइक बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ेगा आपको, रिबा बेस्ड फियाट बेस्ड सिस्टम से आपको निकलना पड़ेगा बाहर। तो जिनको ऐसे एक मेरा एक दोस्त है जानने वाला, साउथ अफ्रीकन है, ही इज़ अ क्वालिफाइड शरिया कंप्लायंट ब्रोकर लाइसेंस उसके बाद साउथ अफ्रीका से। उसकी भी इस टाइप की कुछ जर्नी थी, वो ट्रेडर था साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे भी है वो, और उसने आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो भी इसी कंक्लूजन में आया कि नहीं भाई इट्स नॉट फॉर मी, मैं स्टॉक्स में हर जगह से कुछ ना कुछ है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और हम लोग बाद में मिले जाहिर है, वो कम्प्लीटली जो है वो बिटकॉइन साइड पे चला गया, लाइक जस्ट फॉर दैट रीज़न कि भाई मैं क्या करूँ, आई हैव नो अदर वे, मैं अपनी दीन और दुनिया कैसे बचाऊँ। दुनिया में ही तो हमारी इबादत होती है सारी, जो हम इधर कमाते हैं लिटरली, और वो आकबत के लिए भी वही है, वो रैंडम लक नहीं है कि आपने बस इधर गुजार दिया टाइम और कुछ मिल जाएगा बाद में। हमारा तो फेथ ऐसा है। तो ये सिचुएशन है सारी। सही। तो अच्छा, अगर थोड़ा सा हम बात करें, जैसे थोड़ी सी पहले बात भी कर रहे थे कि ये सब कुछ अब जो हम बिटकॉइन पे आए हुए हैं या क्रिप्टो पे आए हुए हैं, वो तो काफ़ी रीसेंट आए हैं। उससे पहले हम अगर एंशिएंट टाइम्स में चले जाएं तो उस टाइम पे गोल्ड पे बात होती थी, उसके बाद फिर वो मनी मतलब करेंसी आई। तो अगर शुरू से थोड़ा सा बात करें तो तुम्हारी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट है उसके अंदर। हाँ, तो हमेशा जो है ना प्रैक्टिकल रहना चाहिए हमें हमेशा हर चीज़ में। ऊपर ऊपर की बातें बहुत लोग करते हैं, फतवे ये और वो जो भी है इरेलेवेंट। अब रेलेवेंस ये है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को देखते हैं ट्रैफिक जाम में फंसते हुए, लोगों को देखते हैं कि वो लोग साइड इनकम्स कर रहे हैं, लोग जो हैं पेनीज़ बचा रहे हैं अपने, डॉलर्स रुपीज़ दरम सब बचाने के चक्कर में। इतनी भागदौड़ क्यों हो रही है, इतनी परेशानी क्यों हो रही है, इतना स्ट्रेस लेवल क्यों है कि यार खाने पीने के लोगों के प्रॉब्लम है। इवन यूएई में भी इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है इतनी ज़्यादा। तो ये क्या चक्कर क्या है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे रीज़न क्या है ये। और सबसे लोएस्ट इनकम अर्नर्स क्यों इसमें ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि पिसते क्यों हैं सबसे ज़्यादा वो लोग। क्योंकि आप एक हर बंदे का इन्फ्लेशन लेवल या कॉस्ट जिसे कहते हैं ना कि जो आप प्राइस देते हो किसी चीज़ की, वो डिफरेंट होता है, पेन फैक्टर डिफरेंट होता है। यानी कि आपकी इनकम एक सर्टन लेवल पे है, यू आर समवॉट कंफर्टेबल, आपको पेन फील ही नहीं होगा।
जब आप पेन नहीं फील कर सकते, आप एम्पैथाइज नहीं कर सकते, आप सिंपैथाइज नहीं कर सकते, आपको परवाह ही नहीं है, आपने पैसे फेंक दिए, ठीक है, मैंने अपने डोपामीन लेवल ले लिया, पैसे फेंक दिए, मुझे अल्लाह ताला अजर दे देगा, मुझे दुनियावी सेटिस्फैक्शन मिल गया, चाहे आपने दिखा के किया, नहीं दिखा के किया, फाइन, वट एवर द केस। ये इसलिए वो कहानी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जो लोग परेशान हैं उनसे पूछो ना कि वो कितने परेशान हैं कि उनके स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे नहीं है अगर, या एग्ज़ाम के लिए नहीं है, तो क्यों हो रहा है ये ऐसे, क्यों? तो मुझे ये फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, फ्यूचर नज़र ही नहीं आ रहा था ना, ऐसे लोगों को नज़र नहीं आता कि नेक्स्ट मंथ का रेंट नज़र नहीं आ रहा ना, मतलब ये सिचुएशन है कुछ लोगों की। तो क्यों हुआ ये? आई मीन इस सिचुएशन पे क्यों आए लोग? ऊपर ऊपर से बातें करते हैं लेकिन कहते हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है और वो हो रहा है, हमारे साथ साजिश है, ये वो है। उसमें कुछ सच्चाई है, कंस्पिरेसी थीरीज में भी कुछ ट्रूथ होता है, वैसे ये नहीं होता कि वो कम्प्लीटली फेक होती हैं। तो ये प्रॉब्लम आया कहाँ से? ठीक है, अब वापस जाओ, अगर मैं कोशिश करूँगा समझाने की कि अगर आप बार बार इस्लाम में गोल्ड की बातें होती हैं, गोल्ड 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 की जो बातें इसलिए की जाती हैं क्योंकि वो एक, उसमें जो इन्फ्लेशन रेट है ना गोल्ड का, वो नेचुरली लिंक्ड है, उसकी जो सप्लाई है वो अराउंड 2% पर ईयर ग्रो करता है गोल्ड माइनिंग के, जो नेचुरल माइनिंग होती है उसकी, और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता होगा, 2.2 2.1 वट ऐसे कुछ फ्लक्चुएट करता है। मतलब ये बता रहे हो कि कितना गोल्ड निकाल सकते हैं ज़मीन में से जो एग्जिस्टिंग उसकी लेट्स से अवेलेबिलिटी है गोल्ड की, उसका 2% निकल रहा है पूरी दुनिया में साल का? अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, और उसी वजह से जो, और बाय द वे एक हमने सुना होगा ना कि हमें टारगेट इन्फ्लेशन रेट बोलते रहते हैं 2% की बात करते हैं। वो भी एक हवा में से निकाला हुआ नंबर है। सेंट्रल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने वो रेट पता नहीं कहाँ से उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया था, वो काइंड ऑफ चिपक गया हर जगह पे। अच्छा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक चीज़ कहलाती है ट्रू फ्लेशन, जिसे कहते हैं ट्रू इन्फ्लेशन। अब बोलेंगे यार 2% कहाँ इन्फ्लेशन, हर चीज़ तो 10% महंगी हो रही है, 6% महंगी हो रही लेट असाइड पाकिस्तान में तो अलग ही चक्कर चल रहा है, लेकिन अगर आप बाहर भी बात करें तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अब आप बिल्कुल पीछे जाओ, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड से पहले जाओ, तो जो ह्यूमैनिटी थी वो ट्रेडिंग करती थी, सी शेल्स पे ट्रेडिंग करती थी, बार्टर सिस्टम था, ये सब चीज़ें थी, सेंट्रल बैंक नहीं थे, पैसे नहीं थे, मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ट्रेडिंग होती थी, 1 to 1 होती थी। हम लोग उससे इवॉल्व हुए क्योंकि वो जब इकोनॉमीज़ और टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, व्हील आया और प्रिंटिंग प्रेस आई, ये सब आया कि भाई अब हम जो हैं वो क्या करें, जिसे कहते हैं हम ट्रांजैक्शन स्पीड कैसे बढ़ाएं अपनी, हमें इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेडिंग शुरू हो रही है, वो करें। फिर उसकी वजह से फिर मेटालिक स्टैंडर्ड पे आए हम लोग, उसे गोल्ड स्टैंडर्ड लोग कहते हैं, एक्चुअली वो मेटालिक स्टैंडर्ड था, गोल्ड एंड सिल्वर उसमें इन्वॉल्व था। क्योंकि गोल्ड के लिए, गोल्ड जो था वो समझ लें वो बड़े आइटम्स के लिए था, बिग जो बल्क इन्वेस्टमेंट्स होती थी आपकी वो गोल्ड की होती थी, और दूसरी जो थी वो सिल्वर में होते थे, कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स के डिनोमिनेशंस, क्योंकि आपको छोटे डिनोमिनेशंस चाहिए ना ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये एक दुनिया वो भी थी, और वो बड़ा अच्छा टाइम था इन सब में, इसके इन्फ्लेशन कंट्रोल में था। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, जो जितनी भी जो वेस्टर्न ग्रोथ हुई है ना, वो उस ज़माने में हुई है। जो आप बड़ा ये जब खूबसूरत आर्किटेक्चर देखते हैं, जो रोड्स उस वक्त की बनाई हुई अभी तक चल रही हैं, क्योंकि जब बंदे लोग पैसे बनाने के चक्कर में नहीं भाग रहे होते ना, तो वो अपने क्वालिटी ऑफ वर्क पे फोकस कर पाते हैं, उनकी मेंटल जो फैकल्टीज़ है ना वो सब जो है रिलीज़ हो जाती है, स्ट्रेस उनका कम हो जाता है। तो उसके साथ साथ एक सोशियो इकोनॉमिक रिवाइवल चलता है, जो यार आप जो है आप लीकी बकेट में नहीं हो, आप जो डाल रहे हो, आपकी मेहनत जैसे कहते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू जैसे कहते हैं, वो लीक नहीं कर रही, वो स्टेबल है बिल्कुल। तो इसी वजह से लोगों के अंदर एक प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत हाई हो जाती थी इस ज़माने में। फिर क्या हुआ कि नेचुरली ये चीज़ें हुआ ये कि भी उन्होंने बोला यार ये गोल्ड तो अच्छा है, लेकिन हमें शिप्स आते हैं, हम लोग गोल्ड मूव नहीं कर सकते, हम लोग सेंट्रल पार्टीज़ पे डिसाइड कर लेते हैं, ट्रस्टेड सेंट्रल पार्टीज़ जो होंगी वो। अब इसमें थोड़े से वो उस वक्त जूस की जो आती है बात, वो उस वक्त जूस थे जो कस्टडी रखते थे उस गोल्ड की, और उन्होंने कहा हम तुम्हें नोट देते हैं, इसके बदले में प्रॉमिसरी नोट देने कि इतना गोल्ड हमारे पास है। वो सब लोग लेजर में बैलेंसिंग होती थी, इटालियंस भी यूज़ करते थे वो। मैं थोड़ी सी इसमें गलती कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट में देना अगर कोई गलती हो रही हो तो, क्योंकि हम कोई ऐसा बैठे नहीं थे कि डेट्स देख कर नहीं बैठे उसके अंदर, वेरीफाई कर लें उस डेट्स को ना, वो डेट्स इरेलेवेंट हैं बट वो नॉलेज प्रीटी मच वैसी है। तो जो करेंसी जो फॉर्मेशन आई ना वो उस वक्त आई कि भाई ठीक है ये पेपर करेंसी है, नोट लिख के दिया, बड़ा सा पेज पे लिखा जा रहा है कि भाई इतना ग्राम ऑफ गोल्ड जो है वो इस वॉल्ट में रखा हुआ है, इतने किलो ऑफ गोल्ड रखा हुआ है, ये लो। अब तो क्या होता था कि गोल्ड मूव नहीं करता था, गोल्ड वहीं रखा रहता था, वो पेपर मूव करता था एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई अच्छा ठीक है, एक बंदा आया, उसने बोला ये रहा मेरा कार्गो, शिप आया इधर से, उन्होंने पेपर एक्सचेंज कर लिए, कार्गो फॉर पेपर, ख़त्म, वैल्यू चेंज हो गई। तो ये ऐसे जो है ना वो गोल्ड का जो है ना नेटवर्क इफेक्ट जिसे कहते हैं वो बढ़ता चला गया,
कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड पे वो कर लिया। गोल्ड में बाय द वे गोल्ड प्लैटिनम इट वुड हैव बीन एनीथिंग, कोई गोल्ड में कोई खास बात नहीं है, वो हमारे लिए खास बात ये है कुरान में मेंशन किया गया है, बट मेटालिक स्टैंडर्ड के टाइम में एक और असल में रिलीजियस मेटल है एक तरह से, वो हिंदुइज्म में भी नज़र आता है वो, और डिफरेंट और रिलीजन्स के अंदर भी उसका रेफरेंस मिलता है। एक्चुअली हिंदूज जो है ना, अगर आप इंडियंस की बात करें, वो लोग ज़्यादा उसे ऑर्नामेंटल रीज़न के लिए यूज़ करते हैं। मेरा दोस्त था कंपनी में, वो कहता था कि मेरे पास बहुत गोल्ड है सेफ पे, और वो लिटरली ऑफिस में वो बप्पी लहरी की तरह चेने वेने पहन के आता था थोड़ी बहुत, वो मतलब उनको पसंद है, वो उनको दिखाना पसंद है। तो यार मैंने कहा चलो एटलीस्ट इस्तेमाल तो करें ना, पाकिस्तानी तो रख के वो बैठ जाते हैं, उसे कभी यूज़ ही नहीं करते, और फिर वहाँ पर तो हमारे डाके वाके भी पड़ जाते हैं। और मेरी फैमिली में हुआ है 2-3 दफ़ा, और फिर एंड पे जो है डेथ के बाद लड़ाइयाँ हो रही होती हैं उसके ऊपर, किसका क्या कितना है ये, और वो एज़ यूजुअल वो ह्यूज डिस्प्यूट बनता है। तो ये है कहानी, एटलीस्ट वो लोग यूज़ तो कर रहे हैं उसे दिखाने के लिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए। सही। तो ये चक्कर है। तो फिर क्या हुआ कि अब ऐसे जो है वो गोल्ड बैक्ड हो गई करेंसी, और वो उस पर स्पेसिफिक टाइमलाइंस जो हैं आपको मिल जाएंगी, बहुत पब्लिक नॉलेज है कि भाई बाकी US डॉलर्स और बाकी करेंसी, ज़्यादातर करेंसी जो थी दुनिया की वो गोल्ड बैक थी, ऐसे फिजिकली गोल्ड बैक थी, क्योंकि एक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड जो था वो हमेशा बैंक्स की वॉल्ट्स में होता था, और आप जाके क्लेम कर सकते थे, आपको गोल्ड दे सकते थे, और ये रहा मेरा, गिव मी माई गोल्ड, जैसे कहते हैं ना कि फाइनल सेटलमेंट कहते हैं, उसका जो करेक्ट वर्ड है फाइनल सेटलमेंट है, कि भाई मुझे गोल्ड दो, मेरा इज़ माई प्रॉपर्टी, मुझे दो, गिव मी माई एसेट। तो सेल्फ कस्टडी जिसे करना कहते हैं। फिर क्या हुआ कि अब मूविंग फॉरवर्ड वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 में US ने इफेक्टिवली बचाया दुनिया को, और उस वक्त US को, मेरी नज़र में, मेरे अपने एनालिसिस कहता है कि US को उस वक्त पता नहीं था कि सुपर पावर बन चुका है, वो बन चुका था काफ़ी अरसे पहले से, बट जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके गए, हिरोशिमा नागासाकी जो इतना वो हुआ, उस वक्त एहसास हुआ कि यार हम वी आर समथिंग एल्स, हम लोग बहुत पावरफुल हो गए हैं। और बाकी मुल्कों ने मिलके एक डिसीजन लिया कि भाई अच्छा ठीक है, हम लोग अब US करेंसी को, US डॉलर को रिजर्व करेंसी बनाएंगे। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ, सब लोगों ने मिलके उसे वो दिया, एंड इट विल बी ऑफिशियली गोल्ड बैक्ड। वो चीज़ बहुत क्रिटिकल है। ब्रेटन वुड्स के एग्रीमेंट में था कि वो US डॉलर गोल्ड बैक्ड रहेगा, जो काफ़ी अर्से तक रहा, अराउंड 50 ईयर्स 40 ईयर्स में, टाइम लाइन याद नहीं सही तरह। फिर क्या हुआ कि क्योंकि वो गोल्ड बैक तो था, बट गोल्ड दैट वाज नेवर ऑडिटेड। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। लोग कोई पूछते हैं कितना गोल्ड है, एक बिटकॉइनर्स एक सेइंग कहते हैं डोंट ट्रस्ट वेरीफाई, मीनिंग कि उसका ये नहीं कि डोंट ट्रस्ट यू, वेरीफाई एवरीथिंग। गलती इंसानों से होती है, वेरीफाई करो चीज़ को। तो पता चला कि फिर फ्रांस को, अब मैं टाइमलाइन चेक कर सकते हैं आप, फ्रांस को एक वो हुआ कि भाई US के पास गोल्ड नहीं है हमारा, उन्होंने जो रखा हुआ है अपने वॉल्ट्स में, फोर्ट नॉक्स में, वो गोल्ड जो है वो हमें शक हो रहा है कि पूरा नहीं है, गायब हुआ है, यूज़ कर लिया, खर्च कर दिया, वट या प्रिंट कर दिया उसके अगेंस्ट कुछ कर दिया है, हाँ नहीं है। तो उन्होंने एक डिस्ट्रॉयर भेजा बहुत बड़ा अपना, सोचे अपने गोल्ड को मूव करने के लिए। अब सोचें, आप बोलते हैं ना कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जब वायर कॉस्ट की बात की हो रही है, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किया अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स को गोल्ड मूव करने के लिए। इतनी बड़ी फ़ी है उसकी, सोचें। अपना उन्होंने डिस्ट्रॉयर भेजा, आर्म गार्ड्स भेजे, जाहिर है उसको फिजिकली टन्स को मूव किया गया, उठाया गया, वो फ्रांस चला गया, गोल्ड उन्हें अपना ले लिया। उसके बाद चीज़ें क्या हुई, दुनिया भर में बात फैलनी शुरू हो गई कि प्रॉब्ली लाइक US के पास इसे कहते हैं ना सॉल्वेंट नहीं है, डिफ़ॉल्ट कर गया गोल्ड पे। जैसे कहते हैं ना कि US डिफ़ॉल्ट नहीं है, US कई दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुका है। लोग पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने की बातें करते हैं, US हज़ारों दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लाइक हज़ारों दफ़ा नहीं, कई दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो उस टाइम पे निक्सन ने एक डिसीजन लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर क्लिप है 1971-72 के टाइम में, और आप उस वक्त मनी सप्लाई का M1 M2 मनी सप्लाई का ग्राफ देखें, वो प्रीटी मच स्टडी था। और फिर एकदम से जब वो गोल्ड स्टैंडर्ड से हटे हैं तो यूं थोड़ा सा M1 M2 की मनी सप्लाई का बता दो, वैसे पता होगा लोगों को, लेकिन फिर भी सही थोड़ा सा मैं बताता हूँ जो पहले इसके बाद। सही तो हुआ ये कि उस वक्त जब उन्होंने बोला कि हम लोग जो हैं वी आर, अच्छा थोड़ा लिटिल बिट गोइंग बैक, एक टाइम था जिस वक्त उन्होंने गोल्ड को इलीगल कर दिया था US में। US की बात हो रही है, सोचें वन ऑफ द मोस्ट फ्रीडम लविंग कंट्रीज। उसमें बोला कि एनीवन हु इज होल्डिंग गोल्ड इज नॉट अलाउड टू होल्ड गोल्ड एनीवेयर। ऑफिशियल डिक्री है इसकी, आपको मिल जाएगी। और वो लोग छुपाते थे गोल्ड। ये 1971 की बात हो रही है, पहले की बात, और बहुत पहले, और भी पहले ये भी हुआ है। सिर्फ अमेरिका में हुआ है, इवन पाकिस्तान जैसे लोग बुरा समझते हैं, वहाँ पर भी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन वहाँ पर उन्होंने नहीं, तुम्हारी योर गोल्ड डजंट बिलोंग टू यू, it belongs to the US government. Only government banks are allowed to hold the gold. ये सब इतनी सीरियस चीज़ हुई है। इसी वजह से US के अंदर, एक US सिटीजन्स के अंदर एक मिसट्रस्ट पैदा हो गई गवर्नमेंट के लिए ना, कि गवर्नमेंट ओवर आर्चिंग हो रही है ज़्यादा, वो अपना वो बढ़ाती जा रही है
इन्फ्लुएंस ऑफ पावर्स भी बहुत ज़्यादा वाला हाथ हमारे घर में आके गोल्ड लेने की कोशिश की जा रही है और हुआ होगा। ये भी हुआ है। फिर फास्ट फॉरवर्ड 71 के टाइम पे निक्सन ने बोला वी आर टेम्परेरीली मूविंग ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब अभी तक टेम्परेरी है। उस वक्त फियाट मनी कम्प्लीटली सेंट्रल बैंक बेस्ड मनी फ्रॉम नथिंग जिसे कहते हैं रिबा मनी फ्रॉम नथिंग होता है, वो क्रिएट हुआ। मतलब उस टाइम पे फिर हार्ड डिस्कनेक्शन हो गया, वो पेपर मनी कम्प्लीटली पेपर हो गया एंड इन्फ्लेशन रेट स्टार्टेड राइजिंग लाइक एनीथिंग। एकदम से आप मनी सप्लाई देखेंगे। अच्छा, मनी सप्लाई जो होती है हैं बेसिकली डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये है कि पहले अगर यूएस कहता था कि हमारे पास लेट्स से 1 टन का गोल्ड है और इसके अगेंस्ट हमने इतने डॉलर्स दिए हुए हैं, अब हमें कंपल्शन नहीं है कि वो 1 टन का गोल्ड रहे ना रहे, हमें मसला नहीं, ये हमारे डॉलर्स हैं। हाँ, अब आप इस पे रिलाई करें बस। अब उन्होंने बोला कि नाउ द करेंसी इज बैक्ड बाय द फेथ, फुल फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि हमारे पर भरोसा करो, हम तुम्हें ये करना चाहिए बस भरोसे पे। जैसे कहते हैं ट्रस्ट मी ब्रो टेक्नोलॉजी कहते हैं हम उसे, है ना, ठीक है। वो ट्रस्ट मी ब्रो फियाट जो है ट्रस्ट मी ब्रो टेक्नोलॉजी है, कुछ भी नहीं है। लिटरली वो यही चीज़ है, बस उसको आप ज़रा पोलाइट तरीके से बोल दो। तो ये हुआ और उस वक्त जो था गोल्ड इंडिपेंडेंट हो गया और फिर गोल्ड की प्राइस बढ़ी है। गोल्ड की प्राइस भी देखें बढ़ी है इसी वजह से, क्योंकि सिस्टम ने डिटेक्ट किया, सिस्टम जैसे मार्केट डिटेक्ट किया कि यार ये नहीं था कि कोई बैठे हुए लोग सब लोग कलूट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के विचार करें, नहीं अब हम लोग गोल्ड ख़रीदते हैं सब मिलके। नहीं, नेचुरली होता है सब कुछ। ये उस वक्त नेचुरली गोल्ड और सिल्वर और ऐसी चीज़ें जिन्हें कमोडिटी मनी पे चीज़ जाती है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेपर करेंसी बढ़नी शुरू हो गई। और आप अगर आप वो सप्लाई देखेंगे ना, जो M0 मनी होता है वो आई बिलीव वो सेंट्रल बैंक से होता है, M1 जो होता है वो मार्केट में सर्कुलेट करवाता है। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ M0, M1, M2 ऐसे होता है, और जो M2 होता है वो लोगों के बैंक अकाउंट्स में होता है। तो जो M1 था वो शूट अप कर गया एकदम से, प्रिंट करना शुरू कर दिया उन्होंने। सही है, एज रिक्वायर्ड। और इसको कहते हैं इट्स समवॉट मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी कहते हैं कि वी कैन प्रिंट मनी फॉर एवर, और एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी जिसे कहते हैं। और प्रिंट कैसे करते हैं वो लोग? अब बोलेंगे यार प्रिंट कैसे कर रहे हैं? नहीं, लिटरली प्रिंट ऐसे नहीं किया जाता, वो अपने आप को लोन देते हैं इफेक्टिव। अब देखें कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी। अब एक सिंपल चीज़ पे थे हम लोग, गोल्ड बैक एक सिंपल चीज़ थी, गोल्ड और उसके बदले पेपर, फाइन, वो भी चलो जो भी था वो था। अब वो एक ऐसी चीज़ पे आ गए कि अपने मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए वो लोग जो हैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स यूँ करके बेसिकली वो कहते हैं हम तुम्हें बॉन्ड्स वापस कर देंगे, 10% से ऊपर आपको वापस कर देंगे। यानी कि खुद ही प्रिंट करके वापस कर देंगे, खुद ही करके लोन दे रहे हैं। कुछ सेंस ही नहीं बनता इस चीज़ में, लेकिन वो चलता है सिस्टम दुनिया में, और उसी पर लोग अमीर होते हैं। और वो जैसे कहते हैं ना कि ट्रेजरी बॉन्ड्स जिन्हें कहते हैं वो होते हैं। और इस वक्त जो सबसे इंडेटेड कंट्री है वो US ही है, पाकिस्तान और बाकी कोई अफ्रीकन नहीं है। अफ्रीका का डेट तो माफ़ कर दिया उन्होंने, क्योंकि एक जस्ट टू फास्ट फॉरवर्ड, IMF जो है वो US नहीं यूज़ करता, IMF पूरी दुनिया यूज़ करती है, लेकिन IMF अपने आप को लोन देता है। सॉरी, US अपने आप को लोन देता है, IMF दुनिया को लोन देती है। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि US किसी से लोन नहीं लेता, वो फ्रेश करेंसी प्रिंट करते हैं। और आपको हज़ारों क्लिप्स मिल जाएंगे कि सेंट्रल बैंकर्स की, उन्होंने खुद बोला है कि उन्हें खुद क्लियरली बोला है, कुछ भी बात नहीं है कि येस वी कैन प्रिंट इन्फिनिट मनी, लाइक इन्फिनिट प्रिंटर है हमारे पास। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये कई दफ़ा कहा गया है। और फिर ये सिर्फ US नहीं कर रहा, ये तो हर दुनिया की हर गवर्नमेंट कर रही है, सबको करना पड़ता है। क्यों करना यूँ करता है? क्योंकि हर कंट्री जो है इफ़ेक्टिवली डॉलराइज हो गया है, डॉलराइज होना पड़ता है ग्लोबल ट्रेड की वजह से। और अगर आप पीछे जाओ तो US जो है डॉलर जो प्रोटेक्टेड है ना, वो भी काइंड ऑफ कमोडिटी से प्रोटेक्टेड है, वो पेट्रो डॉलर से प्रोटेक्टेड है। अगर पेट्रो डॉलर नहीं हो, जो अब मैं थोड़ा कंस्पिरेसी थ्योरी के रेंज में जा रहा हूँ थोड़ा सा, जॉन एफ कैनेडी को जो सुना है कि उन्होंने कहा था कि ही वाज गोइंग टू फेडरल रिजर्व के साथ वो ख़त्म करने वाला था सब चीज़ें ना, उसको उन्होंने एलिमिनेट करवा दिया। अगेन आई हैव नो प्रूफ, नथिंग, हो सकता है वो गद्दाफ़ी ने बोला था कि भाई हम पेट्रो डॉलर नहीं यूज़ करेंगे, उसका हो गया। और अभी सऊदी ने करना शुरू किया है ये, और ब्रिक्स के ऊपर उन्होंने छोटे छोटे लेवल पे किया है। और देखो वो ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी एक कहते हैं ना कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है US के साथ। US और सऊदी, इवन हंसी आएगी आपको, US और सऊदी जो काउंसलेट्स हैं दुबई में वो बराबर में, तो देयर इज़ नो, मतलब कोई उसमें वो नहीं है, बट ऐसी बस सोचने वाली बात है। तो जो पावर मिल रहा है ना US को इस वक्त मिल रहा है उसकी मिलिट्री बैकिंग से और पेट्रो डॉलर से, ये होता है चक्कर। और वो जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स चलता है, वो प्रिंटिंग की जो चक्कर है ना, सारा ये है, सारे गेम्स जो भाई वॉर्स होती हैं नहीं करनी ज़रूरी नहीं है, तो ये गेम है। अब बोलेंगे भाई हम अब क्या करें, फ़िलहाल हम क्या करें?
कुछ नहीं कर सकते। फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरी गवर्नमेंट्स क्या करें, कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आपने देखा होगा जो यूएस गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट रेट ऊपर करती है, नीचे करती है, तो जीसीसी कंट्रीज़ को डेवलप है कि उनको वो रेट अप और नीचे करने पड़ते हैं, मैचिंग करनी पड़ती है। और जहाँ तक दूसरे कंट्रीज़ हैं जो डॉलर लिंक नहीं है, पाकिस्तान और इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं, उनके इन्फ्लेशन रेट वो जो डबल डिजिट में होते हैं, ये चक्कर है। अब बोले कि यार कॉमन मैन क्या करे। अगर आप एक्सपर्ट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोज़ का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एन्जॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द और मैं जनरेशनल अमीर लोगों की बात यूँ नहीं करूँगा, क्योंकि फॉर समहाउ उन्होंने पैसा कमा लिया या उनकी फैमिली में मनी है, तो वो शील्डेड हैं इस चीज़ से। इन्फ्लेशन रेट उनका बहुत कम है उनके लिए, उनके पास कितना सारा फियाट है। तो अब आप बोलेंगे यार हाउ कैन नॉर्मल फैमिली में हो क्या रहा था, कैसे उन्होंने अपना आप को प्रोटेक्ट किया। जब मनी प्रिंट होता है तो हर चीज़ की प्राइस बढ़ती है, लिटरली हर चीज़ की प्राइस बढ़ती है। और मनी जो है ये ह्यूमन बीइंग्स ढूंढते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू कि भी मैंने एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत की है, दुनिया में लेबर किया है और मुझे उसको उसकी वैल्यू प्रोटेक्ट करनी है ताकि मैं ट्रांजैक्ट कर सकूँ दुनिया में, आपस में इंटरेक्शन करने के लिए, अपने पेमेंट्स करनी है, चीज़ें ख़रीदनी है, खाना पीना करना है। तो उस वक्त बेसिकली उनको पाकिस्तानियों के लिए शरिया रीज़न की वजह से, अगर क्योंकि पाकिस्तान फोकस है इसका, वो सबसे पहले क्या करते थे, प्लॉट्स, प्रॉपर्टीज़, भाई इसमें तो रिबा का कॉम्पोनेंट है नहीं, अच्छा कर लिया आपने, लेकिन बाय द लेटर ऑफ द लॉ ऑफ इस्लाम आपने ठीक है अच्छा कर लिया, लेकिन आपने सेकेंडरी प्रॉब्लम जो क्रिएट किया वो क्या है कि आप हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी ख़त्म कर दिया आपने। उसको आपने एक इन्वेस्टमेंट टूल बना के उसकी प्राइस ड्राइव अप कर रहे हो, उसको एक मैनिपुलेटेड मार्केट है, उसके अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के इसलिए उन्होंने कोई कर्व नहीं रखे हुए ताकि पैसा आता रहे मुस्तकिल। ये उस मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया हुआ है। और ज़्यादातर लोगों की नेटवर्थ जो है वो हाउस में होती है, उनकी एक हाउस एक्विटी होती है किस्म की। जैसे कहते हैं रॉबर्ट क्यूसाकी की पुराना बहुत फेमस कोट है कि भाई हाउस रिच बैंक ऑन पोर होते हैं वो लोग। बड़ा भाई मैं इतने करोड़ों के घर में बैठा हुआ हूँ, बट आपके पास कुछ स्पेंडिंग मनी खास है ही नहीं, बट नेटवर्थ वट एवर ये है, या उससे रेंट निकाल रहे हैं आप जो भी है। तो आप रेंटल मार्केट को ऊपर कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं दुनिया को। सिंगापुर ने इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा कर्व किया है कि उन्होंने लोगों को हाउसिंग जो है ना अफोर्डेबल कर दिया। उधर होम ओनरशिप रेट हाईएस्ट है वर्ल्ड में। और नॉर्मल हाउस लोगों के घर होते हैं, वो हाउस नहीं होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं जो भी हैं, और वो बेच नहीं सकते वो लोग। उन्होंने ऐसे मार्केट में किया कि वो फ्लिपिंग ना हो ताकि तो उसको स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं बढ़ने दो। वो एक कंजम्पशन एसेट है, वो कंज्यूम करने के लिए, रहने पीने के लिए, फैमिली के लिए, सेफ्टी के लिए, इवन आप अकेले भी आपके लिए, इट्स नॉट मेंट टू बी फ्लिप्ड। और वो फ्लिपिंग यूँ हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन है दुनिया में। स्टोर ऑफ वैल्यू ढूंढने के लिए मनी ढूंढता है जगह, प्लॉट, प्रॉपर्टीज़, स्टॉक्स, और फिर क्या होते हैं आपके, अब इवन अब अगर ऊपर आ जाओ लग्जरी गुड्स, रोलेक्स वॉचेस, आर्ट, ये सब चीज़ें में अगर आप इस लेवल पर एक्सेस है तो ये गेम है, कुछ भी नहीं। और लोअर लेवल पे हर चीज़ की प्राइस बढ़ती रहती है। घर की प्राइस, एक लोग बोलेंगे यार हाँ नहीं शॉप सप्लाई एंड डिमांड, नहीं, कितनी सप्लाई एंड डिमांड, ज़मीन इतनी छोटी नहीं दुनिया में, बहुत कुछ है, लाइक बिल्डिंग करने के लिए लैंड है, इतनी नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ समवॉट फैक्टर, बट इट 100x फैक्टर तो नहीं होना ना जितनी लैंड की। प्लस ये कि जो जिस चीज़ की वजह से हमने गोल्ड स्टैंडर्ड से हट रहे थे, उसी वजह से जो प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट खास तौर पे होती हैं, वो भी वही चीज़ होती है ना, जो हाउसिंग एक डेवलपर आता है, वो कहता है मेरे पास 1000 प्लॉट्स की फाइल्स हैं, आप ख़रीद लें, जबकि उसके पास प्रॉब्ली ज़मीन उतनी नहीं होगी। वो आउट ऑफ थिन एयर बना रहा है उसकी रिक्वायरमेंट, या लोग उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाद में क्या होगा किसी को नहीं पता, बाद में क्या होगा। आप एक फिजिकल चीज़ तो वैसे भी नहीं ले रहे, तो ये गैम्बलिंग तो वहीं, ये टू बिगिन विद नॉन शरिया कंप्लाइंट एक इन्वेस्टमेंट है अगर आप प्लॉट्स की बात करते हैं, जो कि आपको फिजिकली नहीं अवेलेबल है, सिर्फ पेपर्स में नज़र आ रहे हैं। पेपर्स पे एग्जैक्टली। तो और सबसे बड़ी चीज़ अंडरस्टैंड करना कि द डेट मार्केट्स ड्राइव द इक्विटी मार्केट्स। अब मतलब लोग समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी में भी जो लोग जिन्होंने भी पैसे कमाए हैं, वो उन्होंने लोन लिए हैं, उनके पास खुद कुछ नहीं होता, वो लोन लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, ऑफ प्लान बेचते हैं चीज़ें, और वो पाइपलाइन ये होती है। बहुत कम डेवलपर्स होते हैं जो कैश इन्फ्यूज़ होते हैं, पहले से इनके पास इतना पैसा होता है। तो मैंने ये लोगों का अक्सर ये बोला है कि भाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही उस प्रॉपर्टी से, वो डेट कैपिटल है, वो अलग इशू है।
जो तुम तकलीफ पहुंचा रहे हो हाउसिंग मार्केट की प्राइसेस को ड्राइव अप करके, वो उसका कौन जवाब देगा, राइट? ये सोचने वाली बात है ना कि ठीक है तुमने बोला नहीं इस्लाम में ऐसे कुछ नहीं है, बट अक्ल की रोशनी में जो मैं अब बता रहा हूँ लोगों को कि तुमने जो है हाउसिंग मार्केट आउट ऑफ रीच कर दी है गरीब लोगों के लिए, लिटरली कोई नहीं अफोर्ड करता। आई मीन डाउन पेमेंट और ये सब चीज़ें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब तुम बड़े खुश हो रहे हो कि नहीं मैंने इस्लामी तरीके से इन्वेस्ट कर लिया एंड वुप डी डू, मैं जो है ना मैं मुझे मेरी नहीं, अगर मैं या कोई ऐसा बंदा तुम्हें सोचने में मजबूर कर रहा है तो फिर सोचो कि भाई ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि फिर बिडिंग वॉर होती है। यूएई में भी होता है, जो सब फाइनेंस जो हब्स हैं प्रॉपर्टी के, टोरंटो, लंदन, दुबई और आपके कराची, ये सब जो हैं क्या हैं, इधर फ्लोज आते हैं पैसे के, मुस्तकिल आते हैं। क्यों प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है इतनी ज़्यादा, ये रीज़न है। और उस वक्त कुछ लोग थे जो करते थे कि भाई बिज़नेस स्टार्ट करते थे, फार्मिंग करते थे, वो बहुत हिम्मत वाले लोग होते हैं, उनकी बस वही, उनको कुछ पता नहीं होता था, मोस्ट लाइकली वो लोग अपने डिसीजन लेते थे और करते थे। और हाँ, एक चीज़ थी कि कुछ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, म्यूचुअल फंड्स, और पाकिस्तान मार्केट भी अब इम्प्रूव हो गई है, लेकिन वही बात होगी ना कि भाई अंडरलाइंग जो उसका मैट्रिक है वो लीकी बकेट है। अंडरलाइंग जो है आपने स्टॉक्स में, आई लाइक स्टॉक्स, ठीक है, मुझे म्यूचुअल फंड्स में और ETFs भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग है वो इरोड हो रहा है। आपने वैल्यू ऐड की, इरोड हो रही है। स्टॉक्स में आपने कितना कोई बंदा शरीय तरीके से कमा लेगा, क्योंकि वो उसके लिए प्रिंट कर करके उसकी इन्फ्लेशन बढ़ाई जा रही है, बाइक पावर लॉस हो रहा है। ये सारा प्रॉब्लम है। इसकी वजह से फिर 2007-2008 में बिटकॉइन क्रिएट हुआ। किसने बनाया वो सब लोग, पॉपुलर स्टोरी है, आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं, किसी को नहीं पता कि वो बंदा है, बंदी है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, एक बंदा है, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, NSA, CIA, जो भी है, वट एवर जो भी है, वो ओपन सोर्स इंजीनियरिंग है उसके पीछे, एंड वेल इस्टेब्लिश है। अराउंड 10-12 साल 15 साल लोग उसे 2000 से हो गए हैं, और वो कोड अभी तक चल रहा है, वो ब्लॉकचेन अभी तक चल रही है, उससे कुछ नहीं हुआ है। तो टेक्नोलॉजिकली वो चीज़ साउंड है, क्योंकि लोग समझते हैं बिटकॉइन कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ है। बिटकॉइन को समझाने में आपको ये सब समझाना पड़ता है कि यार बिटकॉइन इत्तेफाक से जैसे लोगों ने गोल्ड पे हाथ रख दिया, और इसी वजह से मार्केट ने डिसाइड किया था बिटकॉइन को क्या होना, कि क्यों बिटकॉइन, वाई बिटकॉइन करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो बिटकॉइन ऐसा बन गया टूल, जैसे कि ट्रेडर के हाथ में वो ट्रेडिंग टूल है, इन्वेस्टर के हाथ में इन्वेस्टिंग टूल है, मनी लॉन्ड्रर के हाथ में मनी लॉन्ड्रिंग है, जैसे कि फियाट के साथ होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी के साथ होता है। अब UK में एक लॉ था जो भी बहुत रिसेंटली बहुत पुश करने पाया कि फाइनल बेनिफिशियल ओनर कौन है इस प्रॉपर्टी का। लेयर्स एंड लेयर्स और ट्रस्ट के अंदर कंपनीज के थ्रू होती है, ट्रस्ट के थ्रू होती है, बस फाइनल बेनिफिशियल ओनर कौन है। तो वो उस पर उन्होंने इतना देर में कर करके वो किया, क्योंकि ये सब जो है ना, ये क्योंकि इतना पैसा आ रहा है टैक्सेशन के थ्रू। जब आपका शो, जैसे मंगर ने बोला था, द लेट मंगर, जो एंटी बिटकॉइन था कम्प्लीटली, कि शो मी द इंसेंटिव एंड शो यू द आउटकम, ख़त्म। जहाँ पे तुम्हारा इंसेंटिव है, वहाँ पे जहाँ पे तुम्हारी रोजी रोटी बंधी हुई है, तुम उसको क्यों बुरा बोलोगे। तो बस ये गेम है। जो लोग सिस्टम में स्क्वीज़ हो रहे हैं, नॉट माई प्रॉब्लम, तुम्हारा प्रॉब्लम है। मतलब आपको अब ये नहीं है नॉट माई प्रॉब्लम, उन बंदों को उनके ऑर्बिट में ख्याल ही नहीं आता कि कितना डैमेज क्रिएट हो रहा है इससे, लोग कितने परेशान हैं। या जो लिटरली जो आप इधर रहते हैं, लोग कम्यूट करते हैं, क्यों कर रहे हैं? रेंट, पैसे बचाने के, रेंट, दूर रह रहे हैं, अपनी फैमिली की ख्वारी उड़ा रही है, हेल्थ कंसर्न्स क्रिएट हो रही हैं उससे। जो लोग शॉर्ट लाइफ होती है उनकी, जब मिजरेबल लाइफ होती है इफेक्टिवली, कि भाई उनकी कम्यूट की वजह से जो गाड़ी में इतने बैठे हुए हैं, जो हार्ट डिजीज़ और बाकी डायबिटीज़ जो हो रही है, ये सब जो है डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम्स जो हैं वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड हैं, कि वो भाग दौड़ में लगे हुए और उनके पास जो है वो और कुछ आ रहा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं क्यों भाग रहे हैं। वो हैमस्टर व्हील पे भाग रहे हैं 9 to 5 रैट रेस में लगे पड़े हैं, ऊपर नीचे। तो इससे ज़्यादा बुरी हालत तो कराची में, आप रोड्स पता है वहाँ की कैसी हैं, और ट्रैफिक कितना, इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड बिटकॉइन जब आया तो किसी को पता ही था। इट वाज द, यार क्या है ये, इंटरनेट मनी है, माइनिंग करते हैं। कुछ लोगों ने जब उसे स्टडी किया, अब बाय द वे प्रॉब्लम ये है कि मुझे भी बिटकॉइन एकदम समझ में नहीं आया था, मुझे 3-4 साल लगे उसे समझने में। मैं उसे समझता था पॉन्जी है, मैं समझता था कि यार ये स्लो टेक्नोलॉजी है। बट जब मैंने प्रॉब्लम को स्टडी करना शुरू किया, तो मैं ऑटोमेटिक कंक्लूजन पे यही पहुंचा कि येस, नाउ आई अंडरस्टैंड कि बिटकॉइन क्यों है इसका सोल्यूशन। क्योंकि इसे कहते हैं इट्स एन एसेट विदाउट एन इशूअर। व्हाट डज दैट मीन? गोल्ड इशू कौन करता है? अल्लाह ताला इशू करता है बेसिकली, नेचुरल एसेट है। और बिटकॉइन का ये केस है कि बनाया तो जिस बंदे ने बताया था, सतोशी नाकामोटो था, जो भी था वो, तो वो बना के उसने वो टेक्नोलॉजी ऐसे कि अगर वो वापस भी आ जाएगा, अगर वो आके अपने बिटकॉइन वॉलेट्स में बेचेगा भी, तो भी मार्केट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अब चीज़ जो है वो एक टिपिंग पॉइंट अचीव कर चुकी है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आई थिंक 66K पे चल रहा है,
अराउंड 65 के पे चल रहा है, और वो स्टार्ट हुआ था $0.11 से स्टार्ट होके। क्यों आया अपना जो अगर आप फियाट प्राइस की बात हो रही है ना, फियाट की वजह से तो प्राइस है, तो फियाट प्रिंट हुआ इतना, इसकी वजह से आया है। अब आप बोलेंगे मेरा क्या फ़ायदा? जो लोग थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में रहते हैं वो लोग कहाँ से डाउन पेमेंट डालेंगे? अभी मेरे एक बंदे की कॉल आई, मैं उसके साथ काम करता था, वो सर्विस एडवाइज़र है, उसकी बेचारे की आई थिंक 5K सैलरी भी नहीं है इधर, तो आप समझ सकते हैं कि बैंक अकाउंट खोलना कितना मुश्किल होता है, क्रेडिट कार्ड लेना इम्पॉसिबल। कह रहा है काश आपने मुझसे 3 महीने पहले बात कर ली, मैंने अभी कराची में पाकिस्तान में प्लॉट ख़रीदा है और उसकी वो जो मेरे नाम पे भी नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता वो चल रही हैं। और मुझे याद आया, मुझे 2 साल पहले बोलते थे, सबको बोलते थे बिटकॉइन ले लो ले लो ले लो। उस वक्त बिटकॉइन जो था वो अपने 30s में था, पता नहीं कितना था, तो 60 पे गया था, 30 पे गया, फिर 15-20 वही जो होती हैं। तो कह रहा है मैंने नंबर ढूंढा आपका, मैंने ढूंढ के आपको मैसेज किया, मैंने कहा बिटकॉइन, मैंने कहा प्राइस मत देखो, बात इस प्राइस की है ही नहीं, प्राइस इज़ द मार्केटिंग फॉर बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन की कंपनी तो है नहीं, कुछ नहीं है, प्राइस से वो मार्केटिंग होती है उसकी, प्राइस से लोग आते हैं, दे कम हियर फॉर द ग्रीड एंड दे स्टे हियर फॉर द स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब इस टाइप की कॉन्वर्सेशन होती है लोगों के लिए, बशर्ते कि वो समझने की कोशिश करें। मैं जानता हूँ एक बंदे को जिसने 8,000 पे लेके few $100 प्रॉफिट लेके बेच दिया, वो रोता है अभी तक कि यार मैंने क्या किया। तो और जिन्होंने बड़े प्रॉफिट भी लिए वो भी कहते हैं मैंने नहीं करना चाहिए था ये, क्योंकि वही बात तो नहीं कि आपको, अनलेस मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाइफ क्राइसिस है वो आप करो, बट नॉर्मली लोग जो हैं वो हर तरीके से रिग्रेट करते हैं, लेके भी रिग्रेट करते हैं और बेच के भी रिग्रेट करते हैं, क्योंकि मैंने लिया तो कम लिया और बेचा तो मैंने बेच के क्यों बेचा, क्योंकि वो मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं थी, मैं क्या करूँ इस पैसे का, मतलब होता है ना, फिर आप महंगा ख़रीदते हैं उसे फिर से वो। तो ये साइकोलॉजी, और जो साइकोलॉजी इस तरह की होती है जिसमें वो ख़रीद के सस्ता ख़रीद के थोड़ा महंगा बेचते हैं, फिर दोबारा महंगा ख़रीदते हैं, फिर दोबारा महंगा बेच देते हैं, फिर दोबारा वो महंगा ख़रीद कर फिर सस्ता बेचते हैं। क्योंकि जब साइकोलॉजी इस तरह बन जाती है कि वो आपको लगता है आप रिग कर रहे हैं सिस्टम को, तो वो सिस्टम एक दफ़ा में ही आपको दिखाता है कि आपके साथ क्या हो सकता है। लेकिन मुझे बिटकॉइन के साथ जो मेरा मसला है ना, मैं तो हमेशा अपने चैनल पे बात करता हूँ, मेरा मसला ये है कि यार बिटकॉइन एक तो सबसे पहले कि एज यू सेड कि बैकिंग किसी की नहीं है वहाँ पर, वो तो फ्री फ्लोट है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आज मैं परसीव कर रहा हूँ उसकी वैल्यू 66,000, लेकिन हो सकता है किसी के लिए वो $0 की इक्विवेलेंट हो और वो बिल्कुल भी ना खरीदे, उसको फ्री में भी कोई दे तो शायद ना ले। और किसी के लिए कल जो है वो $1 मिलियन का हो जाए, किसी के लिए क्या मतलब हो सकता है उसकी प्राइस $1 मिलियन पे चली जाए, और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करता, हो सकता है $1 मिलियन पे चली जाए उसकी प्राइस, लेकिन मेरी सेहत पे कोई असर पड़ नहीं रहा अगर मैं बिटकॉइन नहीं लेता। अगर मैं वही चीज़ एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, फर्स्ट करो, अब वही बात है, वो तो बात बिल्कुल सही है कि सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एसेट्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन चलो फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं आप, किसी स्टॉक की ले सकते हैं, एप्पल का कुछ स्टॉक ले लें, या आप माइक्रोसॉफ्ट का कुछ स्टॉक ले लें, इस तरह की चीज़ें ले लें। और जो बात कर रहे हैं आज से 5 साल पहले अगर डबल हो गई है प्राइस बिटकॉइन की, उससे पहले तो खैर एक अलग ही उसका जो रन चला था कि वो लेट्स से $1 से लेकर वो टू लेट्स से $20,000, फिर इवन $60,000, वो जो $1 to $60,000 का था वो तो अनप्रेसिडेंटेड था किसी भी कमोडिटी के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई रन, और इसी वजह से बिटकॉइन इतना पॉपुलर भी हुआ था, और मोर्स और बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज भी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं और बाकी जो गवर्नमेंट्स नहीं उसको रिकग्नाइज़ कर रही हैं, ऑल्दो कि अब ETFs भी लॉन्च हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंट गवर्नमेंट्स के दरमियान है कि ये हम इसको उस तरह से नहीं लीगलाइज कर सकते, और अगर करेंगे तो फिर उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी होंगे, और वंस चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाते हैं बिटकॉइन जैसी चीज़ के ऊपर, तो फिर उसका जो सोल पर्पस था बिटकॉइन का, एनोनिमिटी का और ये सारी चीज़ें, तो वो तो डिफीट हो जाती हैं। तो मतलब मैं अगर मैं कहूँ कि चलो ठीक है गवर्नमेंट ने मान लिया इस चीज़ को, लेकिन गवर्नमेंट कहती है, जैसे इंडिया ने कहा था कि अब जो भी आप, इंडिया ने जो आई थिंक कोई 2 साल पहले या 1.5 साल पहले कुछ जो उन्होंने लॉ पास किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आप अगर बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते हैं तो सारी ट्रेडिंग रिपोर्ट करेंगे और वो टैक्स्ड होगी। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इसका मतलब ये है कि जो भी बिटकॉइन खरीद रहा है, बेच रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, तो वो जो एनोनिमिटी का चक्कर था वो तो डिफीट हो गया वहाँ पर। तो मतलब एक नॉर्मल बंदा जब खरीदने जाता है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडर तो खैर वो यार वो स्टॉक के अंदर भी, टेस्ला के स्टॉक के ऊपर भी वो पैसे बना सकता है, वो एप्पल के स्टॉक पे भी बना सकता है, वो इवन पाकिस्तान में बैठ के भी वो ट्रेडिंग जो है ना ऊपर नीचे करके पैसे तो बन सकते हैं। इसी तरह से बिटकॉइन में क्योंकि वॉलिटिलिटी ज़्यादा होती है तो उसमें ज़्यादा पैसे शायद बन सकते हो, उसी तरह से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन फॉर समवन हु इज़ इन्वेस्टिंग, उसके लिए किस तरह से उसका फ़ायदा होता है? सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, और इफ़ेक्टिवली पहले मैं अगर आपके जाऊँ, द मेन रीज़न जो मैं
जब मुझे पाकिस्तान से मैसेज आते थे, बोलते या मैं क्या करूँ, मैं उनसे जब कोशिश करता या बैंक अकाउंट खोल सकते हो, नहीं खोल सकता, ठीक है इतने हैं पैसे, हाँ हैं, ठीक है। सिंगापुर स्टैंडर्ड चार्टर्ड $100,000 मांगेगा, इधर आओगे तुम्हें 100,000 200,000 दिरहम मिनिमम बैलेंस चाहिए होगा, या 15-20,000 इफ़ यू आर लकी अंदर से कोई खुल गया अकाउंट वो चाहिए होगा, प्लस तुम्हें फिर वहाँ से अपने पैसे कंट्री में से वायर आउट करने होंगे, उनको PKR से, इतने सारे स्टेप। एक्सेस, मैं वर्ड यूज़ करता हूँ एक्सेस। और मैं ये भी कहता हूँ कि इधर बैठे हुए लोगों के लिए भी जो एक्सेस है, मुझे प्लॉट ख़रीदना है, मेरे पास एक्सेस है, एक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि मुझे अलाउ किया जा रहा है, एक्सेस का मतलब होता है कि मेरे पास डाउन पेमेंट के पैसे हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सेस। मैं कहता हूँ उस चीज़ को कि तुम्हें अलाउ किया जा रहा है या तुम्हारे पास इतनी पावर है उसको लेने के लिए, वो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती वैसे, ठीक है। डाउन पेमेंट गाड़ी के लिए या उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट है, वो हाथ से निकलती जा रही है फर्दर एंड फर्दर। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोअर मिडिल इनकम के लोग हैं, लोअर इनकम केवल के, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? पैसे वायर करने में इतना आपको मिनिमम, आपके पास इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और प्लस एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उसको पिंग पोंग करने के लिए, उस पैसे को न्यूयॉर्क तक पहुँचाने के लिए। या आप बोलेंगे नहीं मुझे इंटरनेशनल मार्केट से कोई लेना नहीं देना, मुझे पाकिस्तान में करना है, वो और आ जाओ कॉम्प्लिकेशन है। पाकिस्तान मार्केट इतनी मेच्योर नहीं है, आप जो है उनकी ऐप्स या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी जस्ट आई डोंट नो कैसे हैं, ओके हैं, मैंने देखे थे। तो उसमें बोलोगे ठीक है मैं पाकिस्तान ETS में लेना चाहता हूँ और मैं वो करता हूँ, फिर वहाँ पे क्वेश्चन ही आया ना कि हाँ ले लिया आपने और वो इतनी छोटी मार्केट है और आप अगर उसमें DCA भी कर रहे हैं, आपको वैसे रिजल्ट्स ही मिलेंगे जो आपको जैसे कि एक रेगुलेटेड और ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड मार्केट से मिलेंगे कि भाई आपको सेफ्टीज़ होती हैं जिसमें वहाँ पे कम है सब चीज़ें। ये इशू है, सारा इशू एक्सेस का है। जिसके पास कुछ इस चीज़ का एक्सेस नहीं है उसके पास बिटकॉइन ही का चॉइस है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जैसे भी बोले। ये मेरा कंक्लूजन था, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला शी इज़ अप फ्यू 100% और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं बोला तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो P2P से करती थी, BC कहते हैं शायद उससे वो लोग उधर ना, पैसे जमा करके एंड USDT लिया P2P से और बिटकॉइन ले लिया थोड़ा सा। अब वो क्योंकि मैन और वेमेन की साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट होती है, मैन जो है ना वो करते हैं उसके साथ टिंकरिंग करते हैं और उससे पोर्टफोलियो ख़राब कर लेते हैं अपना, बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ DCA किया व्हेनेवर शी कुड, एंड जो नियरली इम्पॉसिबल है उन्होंने चीज़ आप मोर देन कब कर दिया था उन्होंने, इवन डाउन 15,000 जब वो गया था उस वक्त से ले रही है आराम से, कोई क्वेश्चन नहीं किया स्ट्रैटेजी को। बाइनेंस की ऐप में क्या हुआ उनके साथ कि वो एड्स देते हैं ये करो वो करो, उन्होंने वो होता है ना ग्रीड आई थोड़ी सी के पैसे हो गए, कुछ किया उन्होंने तो वो उनके $100 गिर गए नीचे, तो वो इतना स्ट्रेस हुआ उन्हें कि वो सो ही जाके यार ये क्या हुआ, मेरी वाइफ हंस रही नहीं कि भाई किसने बोला था आपसे करने को, ये मतलब आपसे कहा गया था बस ये सिंपल फर्ज, और आपसे तकलीफ हो रही थी ना कि पैसे बढ़ रहे हैं आहिस्ता, ऐसा नहीं, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं बात करूँ उन लोगों की कि वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, पाकिस्तान से वायर नहीं कर सकते पैसे, उनके पास वो हाउस वाइफ्स हैं, वो लोग लो इनकम अर्नर्स हैं। इट्स वो बात आपकी सही है कि एसेट विदाउट एन इशूअर, आप ट्रस्ट मी ब्रो करो ग्लोबल पब्लिक को जो बिटकॉइन है, या आप ट्रस्ट मी ब्रो करोगे मैं गवर्नमेंट को ट्रस्ट करता हूँ। और गवर्नमेंट ने बार बार बोला कि हम नहीं प्रिंट करेंगे और वो प्रिंट करते हैं और करना पड़ेगा उन्हें, वो ये नहीं कि वो तकलीफ नहीं करते, उन्होंने वो एक ऐसे लूप में फंस गए हैं कि दे हैव टू प्रिंट, दे हैव नो चॉइस। अपनी वॉर्स को फंड करने के लिए, अपनी जैसे कहते हैं अनफंडेड एंड फंडेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है कि भाई रिटायरमेंट के फंड कहाँ से लाएंगे पैसे को। अब वो जैसे प्रिंट करते जा रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा स्क्वीज़ होता है, जो बॉटम पे बंदा होता है ना, वो उसके लिए इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है, ये हो रहा है बेसिकली। अब हाँ, आपके पास अगर ट्रेडिशनल एसेट्स का एक्सेस है और आपके पास समझदारी है तो इंटेलेक्चुअली बहुत बड़ी लीप है आपके लिए। जैसे कि जिन लोगों ने, जो बहुत अमीर हैं, जो बिलियनियर्स हैं दुनिया के, माइकल सेलर्स, उस बंदे के लिए, उस बंदे ने भी एक नेगेटिव ट्वीट डाली जिसके बारे में बड़ी फेमस है उसने, लेकिन अब वो उसका चैम्पियन बन गया इतना बड़ा। क्यों बना है? क्योंकि स्टडी करने के बाद, क्योंकि बिटकॉइन डजन, जैसे कहते हैं ना बिटकॉइन डजन केयर, सही बात है, वो कोड है, सॉफ्टवेयर कोड है, कुछ भी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है उसके पीछे, कुछ भी नहीं है। लोग, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ उसकी, मुझे कौन से पैसे मिल रहे हैं बिटकॉइन से? हाँ, सबका फ़ायदा है लेने में, सब कैसे। और बाय द वे एवरीवन टॉक्स देयर बुक, एक सेइंग है, एवरीवन टॉक्स देयर बुक क्या होता है? जो जिसके पास जो एसेट होता है वो उसकी तारीफ करती है। मैं प्रॉपर्टी का बोलता, मैंने लॉस में बेची अपनी प्रॉपर्टी, मुझे नहीं पता था क्या करना है, ठीक है। अब वो अभी तक भी उसकी वैल्यू वो नहीं हुई होगी जो होनी चाहिए। तो एक बंदा है जो उसने बड़ी अच्छी बुक लिखी थी, हावर्ड मार्क्स, उसने बोला है कि नो इट्स नॉट व्हाट यू बाय, इट्स द प्राइस यू पे। ये सब चीज़ें वैलिड हैं,
बिटकॉइन के लिए भी वैलिड है. एंड नो वेयर यू आर इन द साइकिल. हर चीज़ के साइकिल्स होते हैं, बिटकॉइन के भी साइकिल्स होते हैं, हर एसेट क्लास के साइकिल होते हैं, ऊपर नीचे, और लाइफ के तो पता है वो साइकिल्स में चलती है. तो ये जो विजडम्स हैं ये अप्लाई करती हैं वैलिडली. अब इस वक्त जो हम लोग फेज़ में है ना, हम लोग एक किस्म के रीडिस्कवरी फेज़ में है. बिटकॉइन की वजह से सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि जो एक साइलेंट थेफ्ट चल रही थी ना इन्फ्लेशन की, वो एक्सपोज हो गई है प्रटी मच. जो पहले एक हिडन एक इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में थी बात, पता थी कि इन्फ्लेशन बड़ी ज़्यादा नहीं. बोलोगे परमानेंट लॉस ऑफ बाइंग पावर इज़ इन्फ्लेशन, ये वर्ड है, परमानेंट लॉस ऑफ बाइंग पावर होता है वो. तो लेकिन फिर तो गोल्ड भी वही हेज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन. लेकिन हमने पिछले, मैं कहूँगा 2011-12 से लेकर अब तक कोई सच गोल्ड ने मूवमेंट नहीं दिखाई है. वो तो नीचे जाने के बाद ऊपर गया है. लेकिन अगर बात करें 2011-12 में जो डॉलर प्राइस थी, आज अगर बात करें तो गोल्ड प्राइस हार्डली आई थिंक 2% मूव की है पिछले लेट्स से 12 साल में. मेरा सवाल, गोल्ड की प्राइस आती कहाँ से? वही अगेन परसेप्शन है ना. नहीं, गोल्ड की प्राइस मतलब जैसे हमें पता है कि स्टॉक मार्केट पे होती है और ऑर्डर बुक्स होती हैं. तो गोल्ड जब आप बेचते हो शॉप में, वो बंदा तो रिपोर्ट नहीं कर रहा प्राइस कहीं पे. नहीं, वो तो वो कहाँ से आ रही है प्राइस? वो किधर से आ रही है? लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ. मैं सोचता हूँ कि भाई, मैंने कहा यार गोल्ड बेचने जाओ तो ज्वेलरी पे 6 to 10% लॉस है, और बाहर से भी कुछ परसेंट लॉस है, 2%, 1%, वट. तो फिर मगर अगर मैं गोल्ड बेच रहा हूँ, उन्हें बोला ये यहाँ पे जाते हैं, ये प्राइस आज की, मैं क्यों दूँ वो प्राइस? बट एटलीस्ट आप स्टॉक में अपना लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो, बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे डाल सकते हो. मगर मैं गोल्ड में नहीं, इससे ज़्यादा हिलेगा नहीं बंदा. नहीं, आज की प्राइस गवर्नमेंट ने सेट कर दी है. ये कहाँ से आ गया? गवर्नमेंट ने सेट कर दी है. ये क्यों आ रही हैं चीज़ें? कहाँ से आई हैं? हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसी चीज़ें? फ्री मार्केट ही नहीं है गोल्ड की. और बाय द वे, जो गोल्ड की प्राइसेस जो नॉर्मली लोग जो देखते हैं ना, जो याहू पे इधर उधर नज़र आती है, 3000 हो, वटेवर 2000 वटेवर 500 हो गई थी, अभी कुछ 200 हो गई थी. वो एक मार्केट्स के टाइप होते हैं. एक स्पॉट मार्केट कहते हैं इसे, जो एक्चुअल गोल्ड ले रहा होता है ना, फिजिकल गोल्ड, स्पॉट गोल्ड होता है. फिजिकल स्पॉट गोल्ड की मार्केट अलग है, यूज्ड गोल्ड की मार्केट अलग है. और जो आप यूजुअली देख रहे होते हैं वो होती है फ्यूचर्स मार्केट्स होती हैं. फ्यूचर्स कैसे, मतलब जो ETFs पे ट्रेड हो रही थी, वो होती है प्राइस. बट वो प्राइस आपको इधर शॉप्स में नहीं मिलेगी या पाकिस्तान में नहीं मिलेगी. तो गोल्ड की प्राइस कहाँ से आ रही है? मैनिपुलेशन कम्प्लीटली, इन द सेंस कि मैं कंस्पिरेसी थ्योरी बात ही कर ही नहीं रहा. प्रैक्टिकली जाओ, हम दोनों टेक्निकल लोग हैं. नॉर्मली इंजीनियरिंग सिस्टम्स में एक चीज़ होती है, यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ की, ये चल रही है, बट वो अलग है, ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है. फिर प्राइस कहाँ से रही है? एटलीस्ट बिटकॉइन में जो है ट्रूथ ज़्यादा है, मल्टीपल एक्सचेंजेस हैं. और इवन आप चाहो तो अगर आपके पास बिग ब्लॉक ऑर्डर है, मैं आपको प्राइवेटली भी एक्सचेंज कर सकता हूँ. भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, अपना घर दे दो मुझे. किया लोगों ने, स्वैप कर लिया बिटकॉइन से. चाइना ने पता नहीं, मजाक बन गया. चाइना ने 10 दफ़ा से 20 दफ़ा से ऊपर जो है ना बिटकॉइन को बैन किया. लिटरली बोला बिटकॉइन बैन हो गया. एंड अब जो कि होता है, याद रखना कि इफ़ यू हैव टू बैन समथिंग ट्वाइस, इट कैन नॉट बी बैंड. ठीक है ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली है. तो जो बैनिंग होती है ना, वो बिटकॉइन इटसेल्फ लिटरली कैन नॉट बी बैन, क्योंकि आपको इंटरनेट शट डाउन करना पड़ेगा. वो इंटरनेट पे प्रोटोकॉल है, वो कर ही नहीं सकते आप. जो बातें हो रही होती हैं ना, वो सब गेटवेज की बातें हो रही होती हैं. वो सब वही सेंट्रलाइज फियाट गेटवेज की बातें हो रही होती हैं. और उसका भी मैंने सोल्यूशन बता दिया कि भाई अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता रिबा इकॉनमी में, तो मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं एक मुसलमान बंदा हूँ, या मैं मुसलमान नहीं भी हूँ. मज़े की बात यह है कि द पीपल हु आर बिटकॉइनर्स नॉन मुस्लिम, दे अंडरस्टैंड रिबा मोर देन बेटर देन मुस्लिम. सिंपल सी बात यह है, क्योंकि उन्होंने थ्रू दिस प्रोसेस अंडरस्टैंड किया. और एक बंदा है लॉरेंस लेपर्ड के नाम से, वो गोल्ड बग था. वो उस गोल्ड वाले लोग फ़ौरन बिटकॉइन समझ जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम पहले से पता था. उनके बारे में उनकी सीक्रेट नहीं थी उनके लिए प्रॉब्लम. लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसी चीज़ नहीं आई थी जो मैनिपुलेट नहीं की जा सके. गोल्ड प्राइस को जो है लिटरली उस बंदे ने बताया है कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कि बैलेंस शीट से मैनिपुलेट किया जाता है. तो जिसके पास सबसे बैलेंस शीट होती है ना, उससे आप, जैसे ये जो मार्केट्स होती हैं ना, फ्यूचर्स मार्केट्स होती हैं, ये जो शॉर्टिंग होती है, आप अदर साइड ऑफ द ट्रेड लेके आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो. बट क्योंकि गोल्ड में सेटलमेंट का कंफर्मेशन नहीं होती, तो वो आराम से मैनिपुलेट हो जाता है. प्रॉपर्टी भी ऐसी है, लिक्विड एसेट है, कुछ हाईएस्ट लेवल ऑफ वो नहीं है. कोशिश भी कर लो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत कम ही नज़र आएगी तुम्हें. बट बिटकॉइन में इतनी ट्रांसपेरेंसी है, आप उसे मैनिपुलेट ज़्यादा कर ही नहीं सकते. एक एक्सचेंज पे करोगे, दूसरे पे करोगे, तीसरे पे करोगे, 15, 20, 30 हंड्रेड्स ऑफ एक्सचेंजेस हैं, डार्क पूल्स चल रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा. कहाँ से करोगे एक्सचेंज? यानी कि आपको ट्रूथ दिखा रहा है वो मार्केट की, जो उसकी जो प्राइस की हम बात कर रहे थे ना, वो एक्चुअली वही प्राइस है जो पीपल लाइक यू एंड मी वांट टू पे फॉर इट.
गोल्ड की तरह नहीं है, स्टॉक भी मैनिपुलेटेड होते हैं काफ़ी हद तक, मगर फिर भी चलो यूएस स्टॉक मार्केट जो उस पर बहुत स्क्रूटनी है, उस पर एनालिसिस AI सब ML चल रहा होता है, मशीन लर्निंग एनालिसिस हो रहा होता है। तो बैन करने की जहाँ तक बात हो रही है, वो तो उन्होंने बैन करके कोशिश की, माइनिंग बैन कर दी, माइनिंग पावर शिफ्ट हो गया यूएस में। अब मतलब इट्स नॉट वर्किंग, जो भी उन्होंने कोशिशें की हैं इट्स नॉट वर्किंग। अब उन्होंने कहा ठीक है, CFTC ने बोला बिटकॉइन जो है कमोडिटी है ऑफिशियली, CFTC जो है वहाँ की जो एक्सचेंज है, जो कमोडिटीज़ एक्सचेंज है। SEC ने आखिरकार रोते पीटते उन्होंने 11 ETFs एक साथ एक दिन में अप्रूव किए, 11 ETFs। इससे ज़्यादा क्या चाहिए लोगों को? ठीक है, बोलोगे नहीं वो भी फियाट इंस्ट्रूमेंटाइज हो गए, ठीक है फाइनेंशियलाइज हो गया एसेट, फाइन। यार वो उस पर तो वैसे जोक है कि वो जो ETF लॉन्च किया उन्होंने, एक दिन वीकेंड पे बिटकॉइन गिरा था नीचे, मुझे याद है। अब जो ETF लेके बैठे हुए थे ना, वो परेशान थे कि अब क्या करें हम, वीकेंड पे तो बंद है एक्सचेंज। तो वो ETF मेरी समझ से बाहर है वैसे। जिसको बिटकॉइन लेना है, वो अगर लेना ही है बिटकॉइन, वैसे मैं अभी भी इंडोर्स नहीं कर रहा किसी को बिटकॉइन को, लेकिन अगर लेना ही है बिटकॉइन तो मेरे ख्याल से आप फिर बिटकॉइन ही लें, ETF के चक्कर में ना हो जाए। अच्छा, इधर बहुत अच्छा सवाल ये है, जिसके पास जो लोग अब ये टैक्सेशन में जा रहे हैं हम, जो लोग टैक्सेशन हेवी टैक्सेशन इकोनॉमीज़ में एग्जिस्ट करते हैं और उनको एक सम वॉट बैलेंस लाइफ चाहिए, वो लोग ETF ले सकते हैं। और उसमें बेनिफिट ये है कि क्योंकि वो 401k के अंदर उनके नॉन टैक्सेबल अकाउंट में जा सकता है आराम से। उससे पहले लोग माइक्रो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे थे एज अ नॉन टैक्सेबल, और दुनिया भर में नॉन US रेजिडेंट्स जो UK में, दूसरी ऑस्ट्रेलिया में हैं, दे कैन नॉट बाय लीगली US ETFs। तो वो लोग भी माइक्रो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं एज अ बिटकॉइन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से माइक्रो स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ऊपर जाता है। जैसे कि बिटकॉइन अगर 3% जाता है, माइक्रो 6% ऊपर जाता है। और वो माइकल सेलर ने बहुत क्लेवर चीज़ें की उसके साथ, लेवरेज यूज़ किए, और वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और लोगों को समझ में भी नहीं आएगा अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊँ। कन्वर्टेबल डेट ये और वो, मुझे भी खुद समझ में नहीं आती चीज़ें। उसने बड़ी फैंसी चीज़ें की उसके साथ, और बेसिकली ही इज़ ऑन अ एंडलेस मिशन टू बाय एंड मोर बिटकॉइन, होल्ड मोर एंड बिटकॉइन। उसकी कंपनी का नाम माइक्रो स्ट्रेटजी है, और जो बिटकॉइन स्ट्रेटजी है उसका नाम है मैक्रो स्ट्रेटजी, एंड दे ओन 1% सप्लाई ऑफ द टोटल बिटकॉइन। सोचें इतना वो ऑब्सेस्ड है बंदा। उसने कहा मैंने कभी नहीं बेचना है, क्योंकि मैं ये कि बचूँगा कि दुनिया इसी तरफ जा रही है। वो कहते हैं ना कि ये वो लोग हैं जो हम लोग जब कहते हैं ना यार हम लोग उनके सामने इंटेलेक्चुअली चिल्ड्रन है, जो हम लोग बहुत हमारे जैसे बच्चे हमें छोटे लगते हैं, बोल चाइल्ड लाइक हमारी थिंकिंग है, वो बंदे ने आगे देख लिया कि यार ये चीज़ कहाँ जा रही है। चलो ये तो बात समझ में आ रही है मुझको, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो यूज़ केस बताया लेट से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का, वो तो समझ में आता है कि पाकिस्तान के अंदर आपको मॉनेटरी सैंक्शंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप पैसे बाहर नहीं भेज सकते, आप डॉलराइज नहीं कर, ऑल्दो के काम सारा सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन आप पैसे नहीं भेज सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते बाहर। वो बिटकॉइन उसमें हेल्प आउट कर रहा होता है आपको, और इन वन वे और दी अदर, सही हो गलत हो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो वेस्ट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो उनके साथ ये वाले प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उनके साथ ये मसले नहीं है कि उनको एक्सेस करना है स्टॉक मार्केट को, तो वो बिटकॉइन के थ्रू वो कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो उनको इन्फ्लेशन, अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन तो ऑफ कोर्स वो है, लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो जो है बिटकॉइन को यूज़ कर रहे हैं? अच्छा, बिटकॉइन का जो यूज़ केसेस हैं वो वही मैंने बोला कि आपकी पोजीशन पर है, आपकी साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और जियोग्राफिक पोजीशन पर बेस्ड है उसकी जो यूज़ केसेस और बेनिफिट हैं। कुछ लोगों के लिए वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, कुछ लोगों के लिए वो करेंसी है। एल साल्वाडोर में एज ए करेंसी यूज़ हो रहा है। लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर आप स्मॉल डिनोमिनेशंस में लोग पेमेंट लेते हैं, ऑफिशियली रिकग्नाइज। ATM पे यूज़ होते हैं उधर। एल साल्वाडोर ने उनकी बिटकॉइन पॉलिसी है, साउथ अमेरिकन में वो कंट्री है, उन्होंने ऑफिशियली रिकग्नाइज कर लिया है, और वो उनके पास अराउंड 5000 बिटकॉइन है, और वो लोग एक्वायर कर रहे हैं, एज अ होल्ड कर रहे हैं, और लोग वहाँ पे ट्रांजैक्ट करते हैं उसमें डायरेक्टली सतोशीज़ में। सैट्स जिसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिटकॉइन, जो क्योंकि 1 बिटकॉइन इज़ डिविजिबल बाय 100 मिलियन, एंड दे विल बी अबाउट 21 मिलियन है, जिसमें से कपल ऑफ मिलियन लॉस्ट हो चुके हैं, और क्योंकि लोगों की कीज़ खो गई हुई। बाय द वे बिटकॉइन कभी भी हैक नहीं होता, वो इनएक्सेसिबल हो जाता है अगर वो अपनी की को मिसप्लेस कर दें या वो चोरी हो जाए, जो यूजुअली वो मिसप्लेस होती है, चोरी नहीं होती। तो अच्छा। अपने जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जो पासवर्ड की तरह होता है, प्राइवेट की जिसे कहते हैं, तो ये चक्कर है। हाँ, तो US के अंदर जो लोग जिनके पास 401ks हैं, जो लोग, वही अगेन दिस इज़ अबाउट कि भाई आपकी जो लोग जो हाई इनकम लेवल वाले जो इसमें आते हैं ना, वो थ्रू इंटेलेक्चुअल रूट आते हैं, पढ़ के आते हैं, और जो लो इनकम आते हैं आउट ऑफ नेसेसिटी आते हैं कि यार मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। क्योंकि आइदर इवन वहाँ पे भी 401k का मतलब ये नहीं है कि आप 401k में आप स्टॉक्स भी ले सकते हो, किसी को बताएं आप, लोग अजीब अजीब चीज़ें भी डालते हैं उसमें, तो जिसमें ज़ीरो भी करेंगे चीज़ें, स्टॉक ज़ीरो भी हुए हैं।
मैं जो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो मैंने टैक्स बेनिफिट होता है ना 401 के बेसिकली, और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा भी मिल रहा होता है, गवर्नमेंट जो आपकी कंपनी है वो उसको मैच भी कर सकती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एसेट कोई भी डाल सकते हैं उसके अंदर जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म अलाउ करता है, जो हाँ और वो उसकी लिमिटेशंस होती हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स में होती हैं, इवन कुछ प्लेटफॉर्म्स में क्रिप्टो ETFs, और बल्कि क्रिप्टो ETFs नहीं है वहाँ पे, तो क्रिप्टो ETFs है नहीं, सिर्फ बिटकॉइन ETF है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है कि क्रिप्टो इज़ नॉट बिटकॉइन, बिटकॉइन इज़ नॉट क्रिप्टो। क्यों? क्रिप्टो जो है यहाँ तक काम का है, जैसे जो स्टेबल कॉइन्स हैं USDT और USDC, वहाँ तक क्रिप्टो है, क्योंकि सारा जो क्रिप्टो में आती हैं चीज़ें वो इशूड है, उसके पीछे बंदे बैठे हैं, उसके पीछे लोग हैं, कंपनीज़ हैं, खुद पे नहीं चल रही, जिस पे इवन इथीरियम और बाकी सब सोलाना वलाना सब जिनको बातें करती हैं। ऑफ कोर्स आप उनसे बहुत पैसे कमा सकते हो, ऑफ कोर्स अगर आपने अपना आपको टाइम किया मार्केट में, लेकिन द रिस्क इज़ वेरी हाई। यानी कि जैसे कि अब बताता हूँ कि आपको बिटकॉइन जब नीचे जाता है 3%, तो ये चीज़ें 6, 10, 20% नीचे जाती हैं, बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं दूसरी चीज़ें। बट लोग कहते हैं नहीं हम ओके विद इट, तो इफ़ यू आर ओके विद इट देन यू अंडरस्टैंड कि भाई तुम बाकी जो उसकी 1 to 3 चीज़ें हैं वो भी होनी होगी। हाँ, लोग क्या करते हैं, स्मार्ट लोग हैं, वो लेते हैं और फिर वो बिटकॉइन में पार्क करना शुरू हो जाते हैं, बट वो भी अल्टीमेटली एरर उसमें हो जाते हैं लोगों से, और वो फिर वो कहते हैं यार मैं बहुत हो गया, अब मैं बस चुपचाप जो है ना मुझे आई फाउंड माई रिलीजन, ख़त्म, मैं जा रहा हूँ, अब मैं बस सिर्फ DCA करूँगा हर महीने, जैसे मैं ज़मीन ख़रीद रहा हूँ मैं हर महीने करूँगा। तो लोग, मैंने भी वैसे धक्के खा के मैं भी वैसी रूट से पहुँचा कि आई वाज सो टायर्ड ऑफ एवरीथिंग कि बस मैं क्यों कर रहा हूँ। अब मैं देखा यार जस्ट हाँ वॉलेटिलिटी है, लेकिन इट अल्टीमेटली 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है उसकी फियाट टर्म्स में। और अगर आप इवन ऑल्ट कॉइन्स को भी उससे कंपेयर करोगे ना, इथीरियम को बिटकॉइन के पेयर से, तो इथीरियम 30% गिरा है बिटकॉइन से। लोग कहते हैं यार $3,000 का हो गया, नहीं, फियाट टर्म्स में आउट परफॉर्म नहीं कर रहा। एवरीथिंग फॉल्स इन प्राइस टू बिटकॉइन। ये पेयर, अगर आप पेयर रखो, पेयर ट्रेड करो, क्योंकि हर चीज़ एक पेयर होती है ना। प्रॉपर्टी का भी उठा लो, लोग कह लेंगे पहले कुछ सालों पहले 600 बिटकॉइन चाहिए होते थे घर लेने के लिए US में, अब वो 6 चाहिए आपको सिर्फ। वो ईजी कंपैरिजन है कि भाई वही। तो नेटवर्क इफेक्ट वन थिंग, एक्सेसिबिलिटी अनदर थिंग, फिर आपका ये जो $66 ट्रिलियन ऑफ डेट है US का, ये कहाँ जा रहा है? ये हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो क्या होगा आगे जाके? कुछ तो होगा ना इसके साथ, कुछ तो हरकत होनी है। ये रीज़न है। तो जो बंदा इसको इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड करता है कि भाई हाँ, वो कहता है कि नहीं, मुझे डॉलर में टिकना ही नहीं है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल्स या जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग क्या कहते हैं, इफ़ यू डोंट ओन बिटकॉइन यू आर शॉर्टिंग योर बेसिकली लॉन्ग डॉलर, कहते हैं लॉन्ग डॉलर वर्ड यूज़ किया जाता है टेक्निकल टर्म्स जो है इसका। तो तुम इफ़ यू डोंट ओन बिटकॉइन तो बेसिकली तुम वो कर रहे हो उसे, तुम अपने आप को लॉस में लेके जा रहे हो। इफेक्टिवली यही होता है। अब होता है यही है, जो लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं इन चीज़ों को। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यू माइट डू ओके, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है स्लो डाउन नहीं हो रहा है। मतलब होता क्या है कि वो टेम्परेली स्लो डाउन होता है, बट वही बात हो गई ना, मैंने क्या बोला कि वॉर्स फंड करनी उन्हें अपने जो सारे सोशलाइजेशन जो हो रही है US में, वो फंड करनी है, वो कहाँ से आएगा? मैं तो कहता हूँ बिटकॉइन को छोड़ो, सारी कॉन्वर्सेशन ये है कि ये सब खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। फॉरगेट अबाउट बिटकॉइन। मैं कहता हूँ बहुत बिटकॉइन के बाद, बिटकॉइन में बात करने को कुछ है ही नहीं, उसको बाय करो, होल्ड करो, छोड़ दो, और फियाट खुद ही अपना काम करता रहेगा, डिबेस करता रहेगा अपना आपको, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, कुछ करना ही नहीं होता उसमें। सारा गेम ये है बस। उसका ख्याल से रखना जो है वो इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्राइवेट कीज़ और उसको एक्सचेंज में छोड़ना। और हाँ, उसकी टेक्निकलिटी ये भी है कि एज़ द प्राइस ऑफ बिटकॉइन बढ़ रही है, उसका मिनिमम बाय जो है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी बिटकॉइन इटसेल्फ इज़ अ नेटवर्क, और टेक्निकली वो नेटवर्क क्लॉगों पे जाता है क्योंकि वो स्लो नेटवर्क है, 6 ट्रांजैक्शंस पर मिनट या व्हाटएवर। तो मेमपूल कहते हैं उसे। मेमपूल्स जो है वो अभी रिसेंटली किसी बंदे ने पता नहीं कितनी बिटकॉइन फ़ीस दी थी, बिटकॉइन की फ़ीस दी थी, 1 बिटकॉइन ने फ़ी में पेड किया था, जो फ्यू डॉलर्स की होती थी एक ज़माने में, क्योंकि मेमपूल क्लॉग अप हो गया था, माइनस को जाती है फीस। तो हम जैसे लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि ये मत समझ लो कि हाँ मैं $50 का या $50 का बिटकॉइन लेके अपने वॉलेट में जमा कर लूँगा। नहीं, वो इशू बन जाएगा। वो क्यों इशू बनेगा? क्योंकि उसमें जो ब्लॉकचेन है, वो ब्लॉकचेन कुछ नहीं होती। ब्लॉकचेन जो होती है वो उसको UTXOs होते हैं। UTXO क्या होता है? अनस्पेंट ट्रांजैक्शंस कहते हैं उनको, और वो बेसिकली इनपुट्स एंड आउटपुट्स होती हैं, कुछ भी नहीं होती। और आपको ये समझ लो कि जैसे इजी एग्जांपल ये है कि आपके पास किसी ने आपको कुछ पैसे दिए और आपको छोटी सी वो दी, पाउच में दिए पैसे, और वो पाउच का साइज़ जो है ना, छोटा सा पाउच है, और वो आपके पास छोटे छोटे पाउचेस जमा होते जा रहे हैं। जब आप उसे ट्रांजैक्ट करोगे ना,
नेटवर्क फीस कभी कभी इतनी हाई होगी, बोला यार ये तो मैं पाउच को मूव ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो जैसे कहते हैं कि डिलीवरी फीस इतनी हाई है उसको भेजने के लिए। जैसे हम अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी फी हाई, तो चीज़ से ज़्यादा महंगी वो पड़ती है। $20 की कोई चीज़ है तो $10 की डिलीवरी, या लेट्स से $30 की डिलीवरी पड़ रही है। हाँ, तो इसी वजह से तो उसमें कहते हैं कि फ्यूचर में कि तुम्हारे वो पैसे फंस ना जाएं ब्लॉकचेन पे, इतना छोटा ट्रांजैक्शन मत रखो अपने वॉलेट पे। मिनिमम जो आजकल चल रहा है वो अराउंड हो गया $800 to $1,000, ओके। वरना एक्सचेंज पे छोड़ दो, रिस्क ले लो। अच्छा, कम अगेन, यानी कि आप इस वक्त ये कह रहे हो कि मैं उसको एक और चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर रिट्रीव करने हैं पैसे या सेल्फ कस्टडी में लेके आने हैं या स्पेंड करने हैं, हाँ, तो मिनिमम $800 इतना रखें। हाँ, स्पेंड करने से मुराद ये कि अपनी सेल्फ कस्टडी करनी है आपको, और अगर आपको स्पेंड करना है तो स्मॉल अमाउंट्स तो लाइटनिंग नेटवर्क पे भी स्पेंड हो जाते हैं। वेरी स्मॉल अमाउंट्स की बात हो रही है, लाइक फ्यू डॉलर्स, $20। लोग कहते हैं कि कभी भी लार्ज फ्यू $100 के ऊपर लाइटनिंग नेटवर्क जो है, क्योंकि वो एक लेयर है, इट्स अ सेकेंडरी लेयर ऑन बिटकॉइन, बेस लेयर नहीं है वो। जो ट्रू बिटकॉइन है वो बेस लेयर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना कि दीज आर द कॉन्स ऑफ बिटकॉइन। बिगेस्ट कॉन ऑफ बिटकॉइन कि प्राइवेट की का ख्याल रखना है। मैं आपको बताता हूँ, आप अच्छा, कोई बंदा अगर पाकिस्तान से लेट से, और बाय द वे हम लोग बात कर रहे हैं बिटकॉइन की, मैं अभी भी जो है ना किसी को रेकमेंड, ऐसा हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देख रहा हूँ। अगर पाकिस्तान से कोई बिटकॉइन लेता है और किसी भी XYZ एक्सचेंज के ऊपर, एक तो एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सचेंज भी रिप्यूटेबल होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में भी आज कल इवन यहाँ पर भी लोग जो है ऐसे ऐसे एक्सचेंजेस को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि मैंने कुछ लोगों को तो देखा यहाँ पर बैठकर, वो ऐसा एक्सचेंज था जो कि iOS पे था ही नहीं, वो सिर्फ एंड्रॉयड के ऊपर था, और उसका इंटरफेस भी ऐसा था कि जो समझ नज़र आ रहा था कि वो कोई स्कैमी ऐप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आप ये देख लें कि जो एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हैं वो सही हो। अच्छा, एक्सचेंज पे आप सही एक्सचेंज पे आपने रख लिया, उसके बाद भी मेरी बात हो रही थी तो कुछ देर पहले, तो वही तुम यही कह रहे थे कि नॉट टू कीप इट ऑन एक्सचेंज, आपका वो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो वो क्या होता है। उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इट गोज़ बैक टू बैंकिंग ऑल्सो लिटिल बिट। के जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान में मैं वॉइस ऑफ कस्टमर पे ग्रुप पे देख रहा था कि लोग कह रहे हैं मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, क्या हो रहा है ये। कुछ लोग कह रहे थे क्रिप्टो की वजह से, कुछ लोग वट कोई फंड बेचारों की जो भी फ्रीलांस इनकम आ रही थी। मेरे साथ इधर जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है, आपके अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाए। मुझे ऐसे बड़े पोलाइट तरीके से कहते हैं कि इफ़ दीज आर नॉट गिवन टू अस विद इन 3 days, तो हमारे अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। सॉफ्ट धमकियाँ देने वाली बात होती है ना ऐसे, तो स्ट्रॉन्ग आर्मिंग, तो वहाँ पे तो बंद ही कर दिया उठा के उन्होंने। तो ये जो रेगुलेशन की बात है, बाय द वे एक मिसकंसेप्शन है दुनिया में, रेगुलेशन डज नॉट मीन इट्स सेफ। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट बता रहा हूँ मैं। जो एंटिटीज़, बड़े बड़े बैंक्स जो कोलैप्स हुए हैं, जो सिलिकॉन वैली बैंक जो वो रेगुलेटेड था, कुछ रेगुलेटेड था, सब कुछ था जो, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो ये जो हरकतें जो कोलैप्स होते हैं ना, वो उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है अंदर को। वो ऐसी हरकत करते हैं कि वो कुछ ट्रेडिंग टाइप की चीज़ करते हैं जिसकी वजह से वो कम पड़ जाते हैं उनके पास पैसे, क्योंकि वो बैंक्स का ये होता है कि वो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंक होते हैं, फुल रिजर्व नहीं होते ना। फुल रिजर्व का मतलब ये नहीं कि 1-to-1 कैपिटल नहीं रखते, और अलाउ भी नहीं होने। वहाँ पे एक बिटकॉइनर है, उसने खोलने की कोशिश की, उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया उनको। भाई मुझे एक नैरो बैंक चलाता है वो, मुझे बैंक खोलना है। यानी कि आपके पास लेट्स से $1 million हैं, आप कह रहे हैं मुझे बैंक खोलना है, और पूरे मेरे पास $1 million ही रहेंगे। मैं किसी को अगर देना चाहूँगा लोन तो इसमें से कम होंगे। हाँ, ये नहीं होगा कि मेरे पास 120%। 120%, हाँ, मतलब उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको फिक्र ये था कि बैंकिंग सिस्टम में वो कैपिटल उधर जाना शुरू हो जाएगा, जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंक्स हैं वो एट रिस्क हो जाएंगे। लेकिन बैंकिंग का जो पूरा सिस्टम है वो फ्रैक्शनल रिजर्व पे ही काम करता है। पूरा फ्रैक्शनल रिजर्व, राइट। यानी कि पूरी चीज़ जो है वो स्ट्रक्चरली खोखली है। और इवन जो अच्छे खास समझदार लोग, नॉन मुस्लिम हो गया, नॉन वेस्टर्न, सब लोग जानते हैं जो लोग, और इसी का पर्पस यही है कि भाई कॉमन मैन अंडरस्टैंड करें। मैं लैंग्वेज ऐसी यूज़ कर रहा हूँ, जो ब्लूमबर्ग तो सब देखते नहीं है, मैं इतना ब्लूमबर्ग CNBC नहीं देखते, जो लोग, मैं वो नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने इतने साल वो सब देखा है, उसको कंडेंस करके आसान वर्ड्स में, और लोगों का फ़र्ज़ है कि उस चीज़ को वेरीफाई करें जो मैं कह रहा हूँ, और वहाँ से अपनी वो पकड़ें, एक थ्रेड पकड़ के हर टॉपिक को स्टडी करना शुरू कर दें अपने आप पे, और फिर इस नॉलेज को समझाएं दूसरे लोगों को। मैं नहीं कह रहा हूँ बिटकॉइन बेचे, एटलीस्ट प्रॉब्लम तो एक्सप्लेन करें कि हो क्या रहती, परेशानी क्यों है दुनिया में। अच्छा, वो जो बात कर रहे थे हम कि बिटकॉइन आप एक्सचेंज पे ना रखें, एक्सचेंजेस, तो उससे ये कस्टडी इशू है। कस्टडी इशू में ये होता है कि अगर अभी मैं बताऊंगा कि मैंने FTX यूज़ करता था, FTX बहुत पॉपुलर। अच्छा, करते थे मैं जो ट्रांजेक्शन किए और मैं 5 months से बचा हूँ। अच्छा, वही बिटकॉइनर मेंटालिटी के नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन, तो मैं लेता था और मैं यूँ यूज़ करता था क्योंकि बहुत लो ट्रांजैक्शन फ़ीस थी उनकी,
और वो लोग वो नहीं चार्ज करते थे, एग्जिट फीस चार्ज नहीं करते थे, तो कॉस्ट सेविंग की वजह से। और मैं अच्छा, afford टू नहीं कर एक्सप्लेन, लेता था। टू हेल्प मी अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं तो बिटकॉइन बिल्कुल भी मैंने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया, तो हेल्प मी अंडरस्टैंड, अगर मैं फ़र्स्ट करूँ मैं यूएई में रहते हुए यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, लेट्स अज्यूम कि मैं सरवा में करता हूँ, बराका में करता हूँ, या इंटरैक्टिव ब्रोकर के थ्रू करता हूँ, हर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ कुछ ना कुछ फीस मुझे लग रही होती है, चाहे वो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट हो, चाहे वो उस प्लेटफॉर्म की फ़ीस हो, कुछ भी किसी भी किस्म की लग रही होती है। अगर मैं कोई बिटकॉइन लेता है, चाहे वो पाकिस्तान से ले रहा हो, चाहे वो यूएई से ले रहा हो, क्योंकि दोनों में फ़र्क है, पाकिस्तान में आप डायरेक्ट फंड नहीं कर सकते अपने एक्सचेंज के अकाउंट को, लेकिन यूएई में रहते हुए आप कुछ एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके डायरेक्ट बैंकिंग अकाउंट को। तो क्या क्या इसमें फ्रिक्शनल कॉस्ट होती है अगर बिटकॉइन खरीद रहे होते हैं? यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल, बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ETF हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फॉरगेट अबाउट बिटकॉइन, हर चीज़ की कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट सबसे पहली होती है उसकी मार्केट की कॉस्ट, जैसे कहते हैं स्प्रेड, बाइंग एंड सेलिंग का स्प्रेड, वो एक्चुअल कॉस्ट होती है। बिल्कुल, वो बड़ी कॉस्ट होती है जो नज़र नहीं आती। बड़ी नहीं कॉस्ट होती है, वो प्रॉपर्टी की भी होती है, गोल्ड की भी होती है, स्टॉक्स की भी होती है, किसी चीज़ की, हमारी भी होती है, एज ए एम्प्लॉई हमारी भी है वो कॉस्ट, हमारी हर चीज़ की कॉस्ट है, वो मार्केट कॉस्ट है। फिर आगे आपकी जो हिडन नहीं होती, ऑब्वियस होती है, वो होती है ट्रेडिंग फ़ी। वो ट्रेडिंग फ़ी परसेंटेजेस में होती है या वो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड अमाउंट्स में होती है। और थर्ड, बिटकॉइन के केस में होती है नेटवर्क फीस, और कुछ जो एक्सचेंजेस होती हैं वो अपनी फ़ीस नहीं लेते, और वो इसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर एक्सचेंजेस ये फ़ीस रखती हैं ताकि लोग अपने एक्सचेंजेस में निकालें नहीं पैसे और ट्रेडिंग करें, सॉर्ट ऑफ वो उनको रखने का मोटिवेटर होता है। इतनी बड़ी नहीं होती फीस, वो अगर वो इतनी होती है कि अनॉय करती है आपको थोड़ा, एग्जिट फीस होती है वो। हाँ, एग्जिट फीस होती है ऑन टॉप ऑफ द नेटवर्क फीस। जो नेटवर्क फीस है ना वो कम्प्लीटली माइनर्स के ऊपर है, और वो नेटवर्क और ये होल्ड करने पे भी होती है या आप नहीं एग्जिट बाइंग सेलिंग पर होती है? कस्टडी फीस नहीं होती उसमें। अच्छा, कस्टडी फीस नहीं होती? नहीं, कस्टडी फीस नहीं होती वो उसमें। कस्टडी फीस उनमें हैं जो लोग, वो एक अलग चीज़ है, अलग डिस्कशन है। उसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं भाई अच्छा ठीक है, मेरे पास मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, बंदे का ज़िंदगी मौत पर भरोसा नहीं होता, मुझे कोलैबोरेटिव कस्टडी रखनी है, मैं अकेला हूँ और मुझे फ़िक्र हो रही है कि मेरा छोटा बच्चा है, हम अगर दोनों मियाँ बीवी कुछ हो गया हमें एक साथ, तो इसका क्या होगा? तो लोग क्या करते हैं, फिर कोलैबोरेटिव कस्टडी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं बिटकॉइन के, जहाँ पे एक हाईली ट्रस्टेड और मतलब काइंड ऑफ रेगुलेटेड कह सकते हो, वो अच्छी क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो कहती हैं भाई हम लोग वी विल होल्ड पार्ट ऑफ योर की। अच्छा, बिटकॉइन की वो कोलैबोरेटिव कस्टडी होती है। अच्छा, की पे तो हम आगे चले गए, मैं दोबारा से उस पर आता हूँ कि एक तो ये कि छोटा सा अगर एग्जांपल दे दो कि अगर किसी को बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है तो क्या फ़ी इंकर कर सकती है किसी भी एक्सचेंज पे, पाकिस्तान से कर रहा हो या यूएई से कर रहा हो, एक ये। उसके बाद इसको सेफ गार्ड करने के लिए जैसे की बात की थी कि वो कैसे करते हैं, उस की पे लाते कैसे हैं, और फिर उस पर बात करेंगे कि ये जो कोलैबोरेटिव की होती है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान से वर्क फ्लो है वो बाइंग एंड सेलिंग का वो P2P के थ्रू है, और जो बिगेस्ट एक्सचेंजेस जो सबसे बड़ी वो है वो बाइनेंस है, और OKX भी बहुत अच्छी है, और जो OKX भी रजिस्टर्ड है और वो रिलायबल है, और उनकी फ़ीस भी सिमिलर और कम है एक्चुअली, और उनकी P2P फ़ीस जो है फ्री है, मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैंने जो मेरी अम्मी की रेंटल इनकम है जो बहुत फ्यू $100 भी नहीं बनती, $100 भी नहीं बनती, वो वहाँ पे मैं PKI में पड़ी हुई डिग्रेड हो रही थी, तो वो मैं ऐसे निकलवाता हूँ वहाँ से, सोचें कि वो P2P से करके मेरे फैमिली मेम्बर मुझे भेज देते हैं और मैं उसको छोड़ देता हूँ बिटकॉइन पे वटेवर, या USDT में छोड़ दो, वटेवर मर्जी है। तो ये स्टेप है, तो P2P से किया जाता है। और P2P ट्रांजैक्शन क्या होता है? P2P ट्रांजैक्शन जो है इफेक्टिवली वो एक कॉमन सा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें दो बैंक अकाउंट होल्डर्स पैसे भेज रहे हैं दूसरे को, बैंक को पता नहीं होता कि उसमें क्रिप्टो इन्वॉल्व है एट ऑल। मैं समझ गया, दैट्स इट। दो लोग हैं आपस में जो सिर्फ पैसे ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। वो जो, और इधर OKX और बाइनेंस क्या करता है कि जो इधर जो एज अ ट्रस्टेड पार्टी वो अपना काम ये करते हैं कि दे आर होल्डिंग द USDT और बिटकॉइन वट एवर यूर बाइंग, यूजली USDT होता है, अनटिल द ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड। तो वो जो सेलर का होता है वो उस पर उस वक्त एस्क्रो में लॉक कर देते हैं फॉर फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स।
इससे ये होता है कि फिर आप और उसके चैट के थ्रू आप बोलते हो कि हाँ पैसे मिल गए हैं, वो बोलता है हाँ मुझे मिल गए हैं। अब ये बाइनेंस को पता नहीं होता, बट बाइनेंस की ये एक मैकेनिज़्म है, मार्केट प्लेस मैकेनिज़्म है, और आप अपना प्रूफ डाल दो। डोंट यूज़ व्हाट्सएप और फालतू चीज़ें, ईमेल मत यूज़ करें, वो आप उसी चैट के अंदर प्रूफ ऑफ वो डाल दें। अब एक ट्रस्ट पैदा हो गई है इस नेटवर्क के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हाँ भाई वो लोग कहते हैं हाँ मिल गए मुझे पैसे, और वो फ़ौरन वहाँ से सेलर जो है रिलीज़ का बटन दबा देता है, और वो आपके पास जो आपका USDT या बिटकॉइन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ़ी इन केस ऑफ बाइनेंस, एंड नो फी इन केस ऑफ OKX, क्योंकि वो अपनी मार्केट प्लेस को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। एक और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है, उसका नाम है रेमिटानो, वो लोग भी वो रेमिटानो भी कर रहा है, मगर उसकी थोड़ी सी प्राइसेस अलग होती हैं। तो नॉर्मली ये क्या मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि भी आप USDT इज़ नथिंग बट US डॉलर, आप देखो कि कौन अच्छा रेट दे रहा है इंक्लूडिंग द फ़ी। बाइनेंस दे रहा है बाइनेंस ले लो, रेमिटानो दे रहे हैं रेमिटानो से ले लो, OKX दे रहा है OKX से ले लो, जैसे आप जाके जैसे नॉर्मली रोड्स पे हाँ, लेते लेकिन हो। ये तो फिर आप बाईपास कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और ये Not really. इलीगल नहीं हुआ ये? नहीं, कैसे करूँ? दो रैम्प्स हैं, हाँ, एक है डिजिटल रैम्प, बिटकॉइन का रैम्प, और एक है नहीं, एक तरह से banking का पैसे रैम्प। बाहर चले गए ना, ये पाकिस्तान से बाहर चले बाहर गए। गए नहीं, पाकिस्तान के अंदर ही है। नहीं, वो तो है, लेकिन वो जो बंदा जिसके पास थे पैसे, वो बंदा पाकिस्तान में है। जो दूसरा एक तो बंदा नहीं, अब मैं अगर चाहूँ रेंटल के केस में, वो पैसे आ गए ना बाहर, इवेंचुअली तो आ गए वो पैसे बाहर। PKR जो था वो PKR में ही है। हाँ, ये तो वो मजेदार बात है। ये तो है, लेकिन बस वो जो बंदा जिसको जो अल्टीमेट मोटिव था वो हो गया। हाँ, अल्टीमेट मोड। तो मतलब यही तो बात है सारी, कि मैं अगर ये नहीं कर सकता फिर मेरे पैसे की वैल्यू क्या है, मेरे पैसे की वो क्या है फिर, जब मेरा पैसा मेरा नहीं है तो फिर क्या फिर फ़ायदा हुआ। आई अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, ये तो मतलब इसके अंदर जो लोग हुंडी से करते हैं, हाँ, वही तो वो यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अगर खैर, बैंक से करते हैं तो वो उस पर 5-6% एक तो वो फीस होता ही देते हैं। नहीं, होता ही नहीं पहले तो। नहीं, कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग कर सकते, अगर टैक्स फाइल कर रहे हो आप, और अपना अकाउंट ऐप कर सकते हैं। आजकल पता नहीं कर सकते हैं, पिछले कुछ सालों से जो पाकिस्तान पे एम्बागो हुआ था, मैंने सुना पाकिस्तान था ने एम्बागो लिया हुआ था अपने, क्योंकि वो डॉलर की शॉर्टेज थी पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से। खैर एनीवेज, तो यानी कि मैं कहता हूँ कि अगर $1,000 कोई खरीदना चाहता है बिटकॉइन, तो ऑलमोस्ट कितनी, एक अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान से खरीदना चाहेगा तो कितनी कॉस्ट आएगी उसको? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता वहाँ पे, क्योंकि डायनामिक रेट्स हैं, मुझे मैं कुछ नहीं कह सकता, बट वो ऐप में सामने नजर आ जाएंगे, और आप अपने वीडियो में आप उसके वीडियो स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर डाल भी सकते हैं एज एन एग्जांपल ना, वो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर यहाँ से UAE से अगर किसी को बिटकॉइन खरीदना है तो $1,000 पे क्या चार्ज आएगा? तो अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इधर रेट्स चलते हैं नॉर्मली, बिटकॉइन जो P2P पे अवेलेबल होता है वो ज़्यादा नहीं होता, लोग USDT ही बेच रहे होते हैं। दुनिया जो है हाँ, मैं डॉलर पेयर पे चलती है। अच्छा। अभी भी US डॉलर पेयर पे चलती है। इधर आप पेट्रो डॉलर पे चले जाओ या आप बिटकॉइन पे आ जाए। हर जगह पेट्रोल पेयर USD के साथ ही होता है। USD के साथ पेयर है, क्योंकि वही बात है ना कि यार हर किसी को अब हो क्या रहा है कि द सेकंड पेयर जो इमर्ज हो गया बिटकॉइन हो गया, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। कभी भी US डॉलर को चैलेंज करने के लिए कोई ऐसा एसेट नहीं था जो ग्लोबल हो और 24/7 ट्रेड करता हो, वो फाइनली आ गया है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब ऑन 1-to-1 रेशियो पे नहीं आया, लेकिन कुछ था ही नहीं पहले। अब सोचें, अगर आप कौन सी एक चीज़ है जो 24/7 ट्रेड करती है और जो चैलेंज कर रही है एग्जिस्टिंग सिस्टम को, वो ये है। तो US डॉलर जहाँ तक USDT का रेट्स मैं बताता हूँ आपको फॉर रेफरेंस, जो बैंक रेट्स होते हैं वो होते हैं $1 के 3.7 दिरहम, बहुत ख़राब होते हैं। $1 के 3.7, अच्छा 3.67 होता है ना वो? 6-7 जो है वो पेग रेट है, हाँ, सही है। जिस पे सेंट्रल बैंक जो है वो बाइंग एंड सेलिंग करके अपनी करेंसी को फ्लोट पे रखता है। ठीक है। और यहाँ जिसे पर मिड मार्केट रेट कहते हैं, इसे गूगल रेट भी कहते हैं लोग। और जो बैंक्स हैं उसके ऊपर अपना स्प्रेड लगाते हैं 1%, 3.7। और जो अगर आपके पास सिटी गोल्ड जैसे सिटी बैंक का है या प्रायोरिटी प्रीमियम बैंकिंग है, तो वो आपको 3.6536 दे देंगे। आपके पास हाई नेटवर्थ हो बेसिकली। और सिटी गोल्ड का जैसे $200,000 मिनिमम बैलेंस है इन्वेस्टेड फॉर्म में, उनकी ब्रोकरेज में या कैश में, और दूसरे बैंक की वटेवर जो भी होती है, इतना अच्छा रेट आपको इतना ही मिलेगा। जो इस वक्त नया प्लेयर आ गया है, बट साइड डिस्कशन है, वो इंटरेक्टिव ब्रोकर्स आ गया कि वो डायरेक्ट फंडिंग अलाउ कर रहे हैं, बट वो आप वहाँ से भी ले सकते हो थ्रू ETFs, वो एक अलग साइड ट्रैक डिस्कशन है। बट डायरेक्ट बिटकॉइन की बात हो रही है, डायरेक्ट बिटकॉइन के ये रेट्स हैं। अब आप इनसे कम्पीट कर रहे हो, बैंक्स और जो स्टैंडर्ड चार्ट देता है UAE का, वो थोड़ा बेहतर रेट देता है, 3.69 या थोड़ा सा स्लाइटली बेटर देता है। अब आपको फ़नी बात ये लगेगी कि जब लास्ट ईयर जो USDT के रेट्स थे, विच आर काइंड ऑफ USD है ना, US डॉलर ही हुआ ना, वो इससे कम थे काफ़ी।
जब बिटकॉइन बुल मार्केट शुरू हुई, बैंक रेट से महंगे हो गए वो रेट्स 3.71, 3.702, 3.7, मतलब अच्छा, मैं देख रहा हूँ और ये P2P रेट है या P2P रेट्स में बता रहा हूँ। तो मार्केट रिएक्ट कर रही थी बिटकॉइन की प्राइस पे, क्योंकि क्या होता है कि लोग भागते हैं यूएसडीटी लेने के लिए। तो मैं ये ऑब्जर्व ये कर रहा था कि सेकेंडरी इम्पैक्ट जो था वो कि बिटकॉइन की प्राइस की वजह से जो है वो डॉलर महंगा होना शुरू हो गया था यूएसडीटी, क्योंकि जो सबसे अच्छे रेट मिलते हैं ना आपको, वो मिलते हैं स्विट्ज़रलैंड से मिलते हैं। अच्छा, यानी कि P2P सिर्फ यूएई में नहीं है, आप P2P ग्लोबली कर सकते हो। और बाइनेंस पे और OKX पे इतनी लिक्विडिटी है, क्योंकि OKX फोर्थ लार्जेस्ट है, बाइनेंस इज़ नंबर 1 बाय वॉल्यूम। और एक चीज़ अंडरस्टैंड करना वर्ल्ड में, जो मैंने रिसेंटली सीखी नेटवर्क इफेक्ट के बारे में। नेटवर्क इफेक्ट जब एक दफ़ा अचीव हो जाता है ना, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। गूगल सर्च इंजन बन गया, दुबई एक हब बन गया, सऊदी रियाद कितना भी कोशिश कर ले, बहुत मुश्किल है उसको ब्रेक करना। ठीक है, कराची भी है, जैसा भी है, वो टूटा फूटा भी है, देखें फिर भी नेटवर्क इफेक्ट पे वो ब्रेक नहीं कर पा रहे उसकी नेटवर्क इफेक्ट, है ना। हब्स बन गए, US डॉलर, बिटकॉइन, नियरली इम्पॉसिबल टू ब्रेक दैट। क्या कितना भी लोग बोल रहे हैं बेस्ट टेक्नोलॉजी और वो बहुत बातें कर लो, बैन कर लो, ये कर लो, बहुत वो टिपिंग पॉइंट अचीव हो चुका है। ये गेम है। तो इसकी वजह से जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आप इवन लार्ज ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। यानी कि इस वक्त मैंने देखा कि एक सेक्शन है बाइनेंस में लार्ज ऑर्डर ब्लॉक्स के नाम से, कि अगर आपको बोला भी मेरे पास $100,000, $200,000, $500,000 का मुझे एकदम बिटकॉइन लेना है, USDT लेना है, मैं यहाँ तो नहीं मिलेगा इतना दिरहम। मैं देखा है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा देखा है वो अराउंड $60,000 तक, ऐसे कुछ $860,000 $50,000 $50,000 बस इतना। और वो भी एक साथ नहीं कर सकते, बैंक वाले वो चौंक जाएंगे ना। तो वो कहते हैं मतलब वो भी आप हालांकि दूसरे बंदे को भेज रहे हैं, लेकिन उसी 50-50 करके अलग अजीब बखवारी वाली काम है। इससे अच्छा आप जाके नॉर्मल एक्सचेंज से ले लो। तो लेकिन आप नहीं एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हो चाह रहे, है ना। उनके क्योंकि क्यों लोग लेते हैं बाइनेंस से, क्योंकि वही वाली बात बोली ना, जो हिडन स्प्रेड है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा है बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग का, बिटकॉइन का, कि आपको बेस्ट प्राइस एग्जीक्यूशन ज़्यादा लोगों की वजह से मिलेगी, क्योंकि वो हिडन प्राइस है। $10 बिलियन पर डे ट्रेड करते हैं लोग, 10 बिलियन, इतना ज़्यादा बिटकॉइन ट्रेड करता है। इतनी और उनकी इतनी इनकम है उन लोगों की बाइनेंस की, वो इतना आगे निकल चुके हैं, उनको परवाह ही नहीं है अलग। तो लोग इधर आप जाके देखें, मैं देखा था उसमें लिखा हुआ 300 मिनट्स, 600 मिनट्स, पैसे जाएंगे स्विट्ज़रलैंड में मसला नहीं है, डॉलर्स जाएंगे, डॉलर नहीं, वो एक्सेप्ट करते हैं यूरोज, स्विस फ्रैंक्स। और वैसे बाय द वे मैं लोग कहते हैं यहाँ पर कि यार यहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं वही में, लेकिन मैं कहता हूँ भाई ज़रा पकड़े ना लंदन को, स्विट्ज़रलैंड को, सबसे बड़ा गढ़ तो वही है। हाँ, अभी भी बिल्कुल। अच्छा पॉइंट वही रह गया था कि हमें कितना ऑलमोस्ट $1,000 खरीदने। अब लेट से मैं सोच रहा हूँ बाइनेंस पे अकाउंट बनाऊँ और यूएई के अंदर रहते हुए $1,000 के बिटकॉइन लूँ, मुझे कितना एक्सपेंस आएगा? ज़्यादा नहीं आएगा। अगर P2P पे जाते हैं या बैंक ट्रांसफ़र हो सकता है? बैंक ट्रांसफर ही तो हो रहा होता है, लेकिन आप किसी बंदे को ट्रांसफर नहीं, मैं प्रॉपर बैंक ये बाइनेंस के अकाउंट के ऊपर मैं ट्रांसफर कर, बैंक उन्होंने बंद कर दिया था, याद है उनके, वो करते थे पहले, क्योंकि बाइनेंस करता था, वो जो CZ के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी उससे पहले से होना शुरू हुआ था। अच्छा। तो आप अगर आपको इस वक्त अभी करना है, यूएई में रहने के बहुत एडवांटेजेस ये हैं कि इधर से, और पहले से थे बाय द वे, जब एक्सचेंजेस थी भी नहीं, मैंने यहाँ पे कभी भी, मैंने सिर्फ बिटओएसिस थोड़ी सी इधर यूज़ की थी ऐसे टेस्ट करने के लिए, मैंने कभी भी ट्रस्ट नहीं किया इन लोगों को इधर ना। और वही पता चला कॉस्ट ज़्यादा है उनकी, तो स्विस एक्सचेंजेस थी, और जो दूसरी एक्सचेंजेस जो डॉलर एक्सेप्ट करती हैं वो लक्समबर्ग बेस्ड है, बहुत बड़ी, जो न्यूयॉर्क में भी चलती है, रजिस्टर्ड है, और उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिटस्टैम्प है। बिटस्टैम्प बहुत अच्छी है, लिकी बहुत अच्छी है, लिकी ज़ीरो फीस है, और बहुत छोटी सी एक्सचेंज है, स्विस बेस्ड है, उसको मेरे दोस्तों ने हम लोग यूज़ किया था। तो और उनका क्या है कि वो लोग पैसे बनाते हैं थ्रू मार्केट मेकिंग प्रोग्राम्स, नॉट थ्रू ट्रेडिंग। ये उनकी छोटी सी वो होती है, एग्जिट फीस होती है, जो ऑन पार है जो स्टैंडर्ड फीस होती हैं उससे। तो अभी यानी कि बैंक से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं, लेकिन मैं डायरेक्ट दिरहम, हाँ, दिरहम बेस्ड बैंक, यानी कि यूएई दिरहम का अकाउंट हो आपका, हाँ, और आपको ट्रांसफ़र करना है किसी भी एक्सचेंज के अंदर, दिरहम टू डॉलर, बहुत सारे ऑप्शन हैं दुनिया भर में। अच्छा, भरे पड़े, बिटफिनिक्स है, बिटस्टैम्प है, लिकी है, ये सारे एक्सचेंजेस हैं, ये सब बहुत पुराने एक्सचेंजेस हैं और बहुत सॉलिड चल रहे हैं। अच्छा, मसला नहीं है। तो आप मतलब इसमें क्या फ्रिक्शन कॉस्ट क्या आती होगी? जो ट्रेडिशनल वायर में आती है सारी, डॉलर वाली आती है, $25-30 वाली। अच्छा, और जो स्प्रेड तो यानी कि ये बाहर भेज रहे हैं आप पैसे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि यूएई बेस्ड कोई एक्सचेंज ऐसा यूएई एक्सचेंज हैं जिनका नाम है कॉइनमीना है,
हाँ, Coinmina है, कॉइनमीना है, और दूसरी जो है बिटओएसिस है, और तीसरी जो है वो कॉइनमीना, बिटओएसिस, और तीसरी बाइनेंस नहीं है? बाइनेंस ने डिसेबल किया है रिसेंटली। अच्छा, वो खुद उन्होंने ओवरऑल डिसेबल कर दिया। तो क्योंकि बाइनेंस नहीं करता, होता क्या है इस चीज़ का गेम, अगर आप जूम आउट करके पिक्चर देखो, रेगुलेटरी डिस्टर्बेंसेस होती हैं। तो प्रोएक्टिव जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स, बाइनेंस के पास नहीं है वो लाइसेंसेस, जो उनके गेटवे प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो कहते हैं हम थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं सब कुछ। ये होता है असल में। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या होता है, बट दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। क्योंकि रेगुलेटर पीछे लगा हुआ है किसी के, वो कहते हैं हमें स्क्रूटनी नहीं चाहिए, हमें एसोसिएशन नहीं चाहिए, तो वो एग्जिट्स इन्हें कहते हैं, ऑन रैम्प्स कहते हैं, वो डिसेबल कर देते हैं टेम्पररी। अच्छा, तो जो कार्ड पेमेंट एक्सेप्टेड है वैसे बाइनेंस में, वीज़ा ने नहीं किया है। वीज़ा बहुत तेज़ है, वीज़ा मास्टर कार्ड जो है वो चल रहे हैं उस पे, लेकिन अच्छी बहुत खासी महंगा फीस है, आती होगी। 5%। हाँ, फीस आती होगी उस पे। वो मेरा एक जानने वाला है, वो इवन सब- डेबिट कार्ड पे भी आती होगी फीस। हाँ, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो। वो क्योंकि मास्टर कार्ड ले रहा था ना, वीज़ा मास्टर कार्ड की फ़ीस होती है, पेमेंट प्रोवाइडर की होती है फ़ी। वो फियाट में ये जो टोल गेटिंग है ना, ये बहुत ख़राब है, रिडिकुलस है, और उसमें वो भी है, फिर आपका एफएक्स भी है। बट मत भूलें एक सबसे बड़ी चीज़ जो लोग समझते नहीं है, फाइनल ट्रेडिंग पे डॉलर है, और देयर इज़ नो, टू माई नॉलेज, मुझे नहीं मिला अभी तक, दरम टू बिटकॉइन का डायरेक्ट पेयर में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करेगा भी तो कितनी छोटी लिक्विडिटी होगी उसकी। नहीं, मेरा मतलब ये होता है कि मैं चाहूँ कि मेरी कोई फ्रिक्शनल कॉस्ट ना आए और मैं यहाँ से दिरहम टू एक लोकल यूएई बैंक को ट्रांसफ़र कर दूँ, वहाँ से वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाए उस एक्सचेंज के ऊपर रहते हुए। बाइनेंस P2P, OKX P2P, P2P है बस। हाँ। सबसे लोवेस्ट कॉस्ट, लोवेस्ट फ्रिक्शन जो है वो, अब एक सर्टेन साइज़ के ऊपर वो चल ही नहीं सकता। मैंने आपको बता दिया क्या रीज़न, कि आप बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे एक बंदे ने भी मैसेज किया, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको, अगर इफेक्ट के लिए डालना है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो, कि $50,000 मेरे बच्चों की मेरी लाइफ सेविंग्स हैं। मुजम्मिल, मुझे तुम्हारा जवाब पता है क्या होगा, बट फिर भी आई जस्ट वांट टू आस्क यू, कितने डालूं बिटकॉइन में, कैसे डालूं? लिटरली मैं व्हाट्सएप का वो स्क्रीनशॉट स्क्रब आउट करके दिखा सकता हूँ। और ऐसे मुझे दूसरे मैसेज आएंगे, लाइक वो बंदा अच्छा, वो जानता है IPOs में इन्वेस्ट करता है, ही इज़ वेल। और वो बंदा मुझे ऐसे ही मिला था क्योंकि मैं ऐसे ही कमेंट कर रहा था पोस्ट पे, उसमें मुझे मैसेज किया था, मेरी दोस्ती हो गई। आई नेवर मेट हिम, और हम लोगों ने ट्रांजैक्ट किया, तो किया, सब कुछ किया है। मैं फिजिकली नहीं मिला हूँ अभी तक, वो लाहौर में रहता है, मैं इधर रहता हूँ। तो ऐसी भी दुनिया है ये। तो जो लोग समझ जाते हैं, और मैंने बोला ना कि, और P2P पे क्या रेट मिलता है, कैसे मिलता है? और P2P पे रेट मिलते हैं 3.7, 3.70। बैंक से थोड़ा, बैंक, मैं कहता हूँ जब अगर बैंक से ख़राब मिल रहा है ना, और तुम्हारा अमाउंट बड़ा है, तो डायरेक्टली कर लो। अगर छोटा अमाउंट है, बैंक से ख़राब भी है, तो लोकली कर लो। ये आई थिंक दैट्स ईजी है, क्योंकि वो आप जो है $10-20 ऊपर अगर बहुत, मैं आई वुड नेवर सेंड अ बिग अमाउंट, क्योंकि वो बैंक फ्लैग कर देगा, और फिर ये वो सब मसले जो होते हैं। आप नॉर्मली कर लो, जो विच इज़ कम्प्लीटली लीगल, कि आप उसे लिखी भेज दो, ख़त्म, लिखी भेजो, वहाँ पे स्विस फ्रैंक पहुँचेंगे। या मैं कहता हूँ लोगों से ना, अगर पॉसिबल है, मसला ये इधर मैंने चेक किया था, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, यूरोज़ और स्विस फ्रैंक ना अप टू 2% FX पड़ जाता है, और वो जो FX कम है फिर भी पैक की वजह से। तो मैं कहता हूँ अगर आपको हेडेक नहीं चाहिए, क्योंकि हर US डॉलर US बैंक के थ्रू होके जाता है, तो आप जो है फ्रैंक्स भेज दो, ख़त्म, आप हेडेक के बाहर। लाइक वो कोई लीगल नहीं है, कम्प्लीटली बहुत महंगा है। अब तो उन्होंने क्या किया, US बैंक से कोई और, US में तो हंड्रेड्स ऑफ बैंक हैं। जब वो बंद हुए, मैंने देखा जाके कौन सा कस्टडी बैंक है उनका, कोई इधर टेक्सास में बैंक हुए, वो कोई फ्लिप बैंक से आपका बिजनेस चाहते हैं, उन्होंने दूसरे बैंक से टाइप कर लिया। इट्स लाइक फ्री इकॉनमी है ना वहाँ की, फिर भी फ्रीयर इकॉनमी है, मतलब इतनी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो जो बड़े बड़े बैंक से जो बहुत यूज़ कर रहे थे, वो उन्होंने उनको गला दबा दिया उनका। लेकिन वही बात है ना कि कुछ रुका नहीं, कुछ भी नहीं रुका। लोग समझते ना कि ये हो गया वो हो गया, इन रियलिटी फ्लोज देखो बस। छोड़ो सब कुछ, जो मैं जो बोल रहा हूँ छोड़ो, हम जो बोल रहे हैं डिस्कस करना छोड़ो, जाके ब्लॉकचेन के ऊपर एक्टिविटी और प्राइस देखो, वो तुम्हारा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऑलमोस्ट कोई, अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग बोथ, वैसे ट्रेडिंग कैसे करते हैं फिर? ट्रेडिंग के अंदर तो काफ़ी, लेकिन ट्रेडिंग में अपने वॉलेट में पैसे रखते होंगे ना? ओके, कस्टडी रिस्क लेते हैं वो हाँ वहीं रहते होंगे। अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बाइंग एंड सेलिंग दोनों का देख लें, अगर कोई 2 महीने में कोई बाइंग और सेलिंग कर रहा है, तो ऑलमोस्ट कोई 4-5% की हिट लग जाएगी उसको, अगर वो फियाट में जा रहे हैं। हाँ, अच्छा। और लोग OTC भी करते हैं, जिसे कहते हैं ओवर द काउंटर। ऐसा ऐसा करते करते आप टकरा जाओगे ऐसे लोगों से। एंड वो ये नहीं है कि कोई इलीगल चीज़ है, नहीं, कैसे इलीगल हुई? आपने अपनी लॉफुल इनकम से बना के कोई प्रॉपर्टी जो भी लिया, वो लिक्विडेट कर रहे हो, या आप अपने वो कर रहे हो, और आप उसे कन्वर्ट करो। उसमें बिटकॉइन ना पाकिस्तान में अनलॉफुल नहीं है, क्योंकि आप अनलॉफुल उसे
हाउ कैन यू मेक समथिंग इलीगल इफ़ यू कैन इन्फोर्स इट? इन्फोर्सेबल ही नहीं, कैसे इन्फोर्स करेंगे? ब्लॉकचेन को क्या रोक सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। मैंने कोई कोड लेके ख़रीद लिया है, मेरी मर्जी, मैं इस कोड के लिए किसी को पैसे दे रहा हूँ ऐसी बात है ना। अच्छा, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ बिटकॉइन के अंदर, फिर क्या स्टेटस है? जो एक्सचेंज पे नहीं रखना मुझको प्राइवेट की चाहिए उसकी? हाँ, उसका वर्क फ्लो बहुत आसान है, और उसका वर्क फ्लो ये है कि आप हर महीने या एवरी क्वार्टर जो है वो थोड़ा सा बिटकॉइन लेंगे। होपफुली आपने अपने बिल्स देने के बाद जो पैसे बचे हैं एंड पे, जो आपका सेविंग्स कंपोनेंट है, इन्वेस्टिंग कंपोनेंट है। और बाय द वे, मैं एक बात स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, लोअर मिडिल क्लास के लिए और कोई चॉइस ही नहीं है। दे हैव टू बी ऑलवेज बी इन्वेस्टेड मोर देन द रिच। हमेशा इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि उनकी वो साइड इनकम उसी से बढ़ रही है, उनकी रिटायरमेंट उसी से बढ़ रही है, या उनकी इमरजेंसी फंड उसी से बढ़ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि मैं इमरजेंसी फंड वो रखते हैं लोग जिनको, अगर आपको जॉब की अपनी फ़िक्र हो रही है, अपना इमरजेंसी फंड रिड्यूस कर दो। आपको पता है नहीं यार मुझे जॉब छूट सकती है, अपना इमरजेंसी फंड बढ़ा लो साइकोलॉजिकली, जैसे 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 2 साल। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपने जॉब लॉसेस फेस किए थे, तो मुझे एहसास हुआ कि कैसे आपके पास प्रोविजंस होने चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। या फिर आप स्टफ डिसीजन लो, भाई मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, फाइन, उसको होम स्कूलिंग करेंगे। इस चीज़ के प्लान्स बना के रखो। इट्स नथिंग टू डू विद बिटकॉइन। और ये चीज़ें हर जगह अप्लाई करती हैं। आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, आपने चॉइसेस ली, आपने पुअर लाइफस्टाइल आपने जिया, और आप ट्रबल में आ गए हो, ठीक है। अब आपको क्या डिसीजन लेने हैं, जो हम सब लोग करते हैं। हम लोग देखने भी अगर हेल्दी लग रहे हैं, हम लोग हेल्दी नहीं होते, हमें पता है सही अंदर चीज़ें से नहीं क्या पता करनी। आपको। तो बस ये वाली चीज़ें हैं सारी। सही। तो इसको जो प्राइवेट की में क्या कन्वर्ट करने की प्रोसेस है? प्राइवेट की का बहुत आसान है। आप बिटकॉइन के 2-3 वॉलेट्स हैं जो बहुत पुराने ओपन सोर्स हैं। एंड्रॉयड पे है ब्लू वॉलेट, और आई थिंक iOS पे भी है वो ब्लू वॉलेट के नाम से। फ्रेंच ओपन सोर्स वॉलेट है वो। और पीसी पे, विंडोज़ पे अवेलेबल हैं। स्पैरो वॉलेट के नाम से है, और दूसरा वसाबी वॉलेट है। ये सब हैं। उन पे आप पीसी पे चलाना चाह रहे हो, आप वहाँ पे वो की जनरेट करेंगे जो 12 वर्ड्स होते हैं, लिटरली वर्ड्स होते हैं। और वो एक सीरीज़ ऑफ 2000 समथिंग वर्ड्स में से वो 12 वर्ड्स या 24 वर्ड्स की की होती है, उसे कहते हैं प्राइवेट की। जस्ट FYI, बिटकॉइन की प्राइवेट की कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। दुनिया भर की IT इसी पे चलती है। इसे कहते हैं PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरी बैंकिंग PKI पे चलती है। हर जगह एक प्राइवेट की होती है। वो प्राइवेट की आपके ईमेल वाले के पास होती है। लेकिन अगर आप वो फॉर एग्जांपल एक स्टोरेज है मेगा के नाम से, जब वो आप उन पर अकाउंट बनाते हैं, वो आपको प्राइवेट की दे देते हैं। इवन iOS ने भी किया है। व्हाट्सएप के पास होती है। व्हाट्सएप क्यों रिकवर नहीं कर पाता? व्हाट्सएप को जो बैकअप की होती है वो प्राइवेट की होती है। सेम थिंग है वो प्राइवेट की अगर आपके पास है तो आप रिट्रीव कर सकते हो उस इनक्रिप्टेड डेटा को, वरना आप नहीं कर सकते। और जो वॉलेट होता है ना, वो एक्चुअली वॉलेट टेक्निकली नहीं होता, क्योंकि बिटकॉइन कहीं ज़्यादा थोड़ी है, ब्लॉकचेन पे ही रहता है। वो की साइनर होता है। की साइनर यानी कि वो प्राइवेट की से यूज़ करके साइन करता है टू मूव इट टू अनदर एड्रेस, दैट्स इट। वो वॉलेट कहना आसान है, बट वो वॉलेट है ही नहीं, क्योंकि आप फ़ोन पर थोड़ी रखते हो बिटकॉइन को। बिटकॉइन तो ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करता है, फ़ोन पे कुछ नहीं होता। आपके फ़ोन पे वो एक साइनिंग टूल है, वो साइन। तो बेसिकली आपने अगर बिटकॉइन ख़रीदा किसी एक्सचेंज पर, लेट से मैंने $2000 के बिटकॉइन ख़रीदे, और अब मैं चाह रहा हूँ कि प्राइवेट की के ऊपर वो उसको मैं सेव कर दूँ, सेल्फ कस्टडी, तो उसको मैं वो जाऊँगा जिस भी वो क्या कहलाते हैं बाय द वे? ब्लू वॉलेट। हाँ, मतलब इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर जाऊँगा मैं। प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐप है वो। अच्छा, वो ऐप है। हाँ। तो उस पर मैं जाकर आप लेट से मैं उस तरह की ऐप पे जाकर की जनरेट करूँगा। उसकी फ़ीस है? नहीं। अच्छा, उसकी फ़ीस कुछ भी नहीं। ओके। और उसको मैं करने के बाद फिर एड्रेस कैसे दूंगा कि मेरा अब ये की है, और मैं लेट से मेरा एक्सचेंज जो है, रिसीव बटन दबाएंगे उस पर, हाँ, QR कोड आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स आ जाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे उधर, सेंड करेंगे, डन। अच्छा, दुनिया को किसी को नहीं पता चला कि आपने कितना मूव किया, क्या मूव किया, क्यों मूव किया, फिनिश, दैट्स इट। ये है। और ये जो एप्स हैं ये कितनी रिलायबल हैं? ये ओपन सोर्स एप्स हैं सबसे पहले। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, डोंट गो अराउंड लाइक यूजिंग कोई और न्यू थिंग। जो मैंने नाम लिए हैं और आपको मिल जाएंगे, जो 2-3 बड़ी हैं वो इनफ हैं। अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेट चीज़ें करनी है, इसमें होती हैं। सैमुराई वॉलेट के नाम से है, वो लोग मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग यहाँ पे एनोनिमिटी की बात जो होती है। बाय द वे, बिटकॉइन इज़ नॉट एनोनिमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग समझते हैं बिटकॉइन प्राइवेसी, नहीं। बिटकॉइन जो है वो सूडोनॉमस है। सूडोनॉमस का मतलब ये होता है कि वो ऑब्सक्योरिटी है उसमें, लेकिन कंप्लीट एनोनिमिटी नहीं है। कैसे? वॉलेट पे कुछ पड़ा हुआ है, सब कोई देख सकते हैं,
कितना बिटकॉइन है देख सकते हैं, कब मूव हुआ देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। किसका है ये नहीं पता, वो पता कैसे चलेगा? लेकिन आपने पब्लिकली अनाउंस किया, जैसे कहते हैं डॉक्सिंग योरसेल्फ, कि भाई मैं ओनर हूँ इस वॉलेट का, जैसे कहते हैं KYC जैसे करते हैं लोग, आपको पता, फिर लोग पता लगेगा। और उसका भी सोल्यूशन है कि अगर आप किसी और ने आपको किसी और वर्ड पे मूव कर दिया, फिर आपके पास लोग ढूंढते हैं भाई मेरे पास तो नहीं है प्राइवेट की, लोग इन्फोर्स नहीं कर सकते इस चीज़ को। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जैसे हम UAE के अंदर बैंक अकाउंट खोलते हैं या पूरी दुनिया में कहीं भी बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है ना, वो US सिटीजन्स रेजिडेंट्स के लिए होता है। तो वो क्वेश्चन इधर भी होता है जब एक्सचेंजेस में अकाउंट खोलते हैं, जो फैक्टा की रेगुलेशंस होती हैं? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो होगा। हाँ, मतलब मेरे लिए ये कन्वर्जेशन काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल थी, क्योंकि मैंने बिटकॉइन को कभी भी सीरियस नहीं लिया, लेकिन क्योंकि अब वो इतना मेन स्ट्रीम हो गया है कि मुझे लगता है कि उसको एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, आप करें ना करें वो आपके ऊपर है कि आप कितना उसको बिलीव करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, जो शुरू से मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन अब एटलीस्ट मैं भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, कुछ तो चीज़ें इतने लोग उसमें कर रहे हैं, ऑल्दो कि आज भी वॉरेन बफेट तो वो अभी भी कहता है कि मेरी तो समझ से बाहर है ये। तो इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं, और टू बी ऑनेस्ट मैं भी शायद कोई ऐसा इंक्लिनेशन नहीं है मेरी उस पर, क्योंकि आप मैं भी अगेन वही कहता हूँ ना कि आप USD के अंदर तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते, आप तो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वो एसेट्स की जो है ना प्रॉबेबली प्राइसिंग वो USD में आपको नज़र आ रही होती है, या किसी भी करेंसी में नज़र आ रही होती है, या इवन गोल्ड में नज़र आ रही होती है। तो वो आप जो लोग होल्ड कर रहे हैं बिटकॉइन को, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, वो प्रॉबेबली उसको एज अ करेंसी अज्यूम कर रहे हैं, या कमोडिटी, ऐसी कमोडिटी अज्यूम कर रहे हैं जो आगे जाकर उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो इन एनी केस मतलब आई होप कि ये यहाँ पर लोगों को इसके अंदर थोड़ी बहुत वैल्यू मिली हो इस कन्वर्सेशन में। इन दी एंड क्या क्या कहोगे? इन दी एंड रिकमेंडेशन हमेशा यही है किसी चीज़ के लिए भी, एक डेफिनेशन गैम्बलिंग की होती है कि आप किसी चीज़ को पढ़े बगैर करना। वो ये नहीं कि आप कैसीनो में गैम्बलिंग कर रहे हैं, वो इवन रोड क्रॉस करना भी गैम्बलिंग में आता है। इवन अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर आप कुछ भी ले रहे हैं, इक्विटीज़ ले रहे हैं, आपने बगैर उसके पीछे थोड़ी सी लिखत पढ़त नहीं की, उसको पढ़ा नहीं, उसके ऊपर आपने फोकस से डिलीजेंस नहीं दिया। आपको जैसे कहते हैं ना कि ये नहीं कि मैं बात कर रहा 1 घंटे 2 घंटे, मैं बात कर रहा हूँ वीक्स एंड मंथ्स में भी पढ़ो, अब हफ्तों महीने लगाओ बाकायदा और फिर से पढ़ो। वो स्ट्रेस नहीं दिया अपने दिमाग को, तो वो करे बगैर किसी चीज़ में भी हाथ डालना, अल्टीमेटली आप उसे आप जल्दी बेच देंगे, या आप उससे स्ट्रेस में कुछ गलत सलत कर देंगे चीज़, आप यू विल बी फोर्स टू सेल इट बिकॉज ऑफ कोई डिस्ट्रेस होगा, फाइनेंशियल होगा। तो एक सेइंग है बिटकॉइनर्स, ये कहते हैं कि एवरीवन बाइज बिटकॉइन एट द प्राइस दे डिज़र्व। तो वो ज़्यादा है या कम है, वो डिज़र्व करते हैं प्राइस। वो बात बहुत ट्रू है, और इस केस में यूँ ज़्यादा ट्रू है क्योंकि एक वो फाइनाइट एसेट है, और वो उसने अपनी प्राइस के थ्रू प्रूव कर दिया है, और जैसे वो रिक्रूट करा लोगों को। और जहाँ तक लोग एक चीज़ समझते हैं बारे में, कहते हैं ना कि यार कैश फ्लो एसेट्स बहुत कॉमन ही मिलता है मुझे, कि भाई समवन हैज़ टू सेल इट, और ग्रेटर फूल थियरी, और वो हर एसेट ग्रेटर फूल में आता है। ठीक है, एक ज़माने में डिविडेंड्स बड़े दिए जाते थे, वो डिविडेंड्स जो है टैक्सेबल हैं, इसलिए लोग डिविडेंड्स देते, स्टॉक बायबैक्स करते हैं। तो इवन एक चीज़, उसकी भी नया जो रिफॉर्म आ रहा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो उसमें भी ख़त्म हो जाएंगी, वो भी ब्लॉक कर देंगे वो लूप होल। तो अब फिर बचा क्या फिर? तो अब फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं ना कि यार मैंने ये कैश फ्लो वाली कंपनी ली है, और मैंने कहा बट द प्राइस ऑफ दैट स्टॉक हैज़ नथिंग टू डू विद, जो वो थोड़ी बढ़ा रहे हैं उसकी स्टॉक, वो तो अगर मार्केट अज्यूम कर रही है उस प्राइस को, वो है, बस ये वही है। वो एक्चुअल प्राइस कंपनी की नहीं है। जब डिविडेंड दिया जाता था तो एक क्लियर लाइन थी, चलो क्लियर लाइन थी भाई इतना डिविडेंड आराम को देती है डिविडेंड, और टेलकोज देते हैं डिविडेंड, वो एक क्लियर लाइन है कि भाई चलो वहाँ मैं मानता हूँ। बट जो ग्रोथ कंपनीज़ हैं, उन ग्रोथ कंपनीज़ में और बिटकॉइन में, गोल्ड में क्या फ़र्क हुआ? कोई फ़र्क नहीं है। तुमने जो प्राइस बोली, मुझे वो प्राइस बढ़ गई। ये कह देना कि वो कैश फ्लो लेके बहुत सी कंपनीज तो बायबैक्स भी नहीं करती। अभी गूगल ने रिसेंटली शायद डिविडेंड पहली दफा दिया। एप्पल ने भी रिसेंटली किया था। नहीं, एप्पल तो देता रहता है। वो अभी रिसेंटली बड़े प्रेशर आके उन्हें एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स ने वजह से किया था उसने, वरना वो भी नहीं देता था हर चीज़। और उन्होंने तो इतनी बड़ी कैश पोजीशन पे पार्कड हैं, वो लोग उस पर इंटरेस्ट लेते रहते बैठे हुए। तो मतलब ये करेंगे कि ये जो मिसकंसेप्शंस है ना कि भाई ग्रेटर फूल, और ये एवरी एसेट इज़ अ ग्रेटर फूल, हर प्रॉपर्टी कोई ना कोई महंगी प्राइस पे लेता है, बिटकॉइन को अगर आप बेचोगे यही होगा। लेकिन जो बात इधर हो रही है वो ये है कि मे बी इन हमारे लाइफ टाइम में, हमारे बच्चों के लाइफ टाइम में, इट कुड बिकम अ पैरेलल करेंसी जो बन रही है ऑलरेडी। वो अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में है, बहुत अर्ली स्टेजेस में है। अभी कहते हैं कि वी आर टू अर्ली कहा जाता है, कि प्राइस डिस्कवरी यही होती है। अब एक ज़माने में बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी जो थी वो इतनी ज़्यादा थी,
अभी वो गिरता है 10-5% वापस हो जाता है ऊपर। तो नॉर्मल स्टॉक की तरह बिहेव करना शुरू हो गया है, यानी कि वो दिन खत्म हो गए कि एक सीरियस वॉलेटाइल एसेट होता था 40% 50% गिर, लोग कहते हैं यार 80% गिर जाएगा, गए खत्म हो गए दिन वो। फाइनेंशियलाइज हो गया इफेक्टिवली, स्टेबलाइज हो गया है, क्योंकि वो नेटवर्क इफेक्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और है। वो स्क्वीज होती जा रही है, वॉलेटिलिटी खत्म सी होती जा रही है, थिन सी होती जा रही है। पहले जो इतनी ज़्यादा थी अब वो इतनी सी रह गई है। तो हाँ, बड़े बगैर कुछ मत करें। रिसोर्सेज मैं बता सकता हूँ, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में है तो पार्कर लुइस है, व्हाट बिटकॉइन डिड पॉडकास्ट है, और अगर आपके अंदर पेशेंस है तो माइकल सेलर को सुने बैठ के, वो है। और इन सब को पढ़ के आपको एक कंसेंसस मिलेगा भी अच्छा ये रीज़न है। और लॉरेंस लेपर्ड, जो अगर आपको करेंसी के बारे में सुनना है, ब्रोकन मनी, लिन ऑर्डन जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट इंजीनियर है, वो उसके बातें सुन के आपको पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम वो लोग डिस्क्राइब करेंगे, फिर आपको पता चलेगा सोल्यूशंस क्या हैं और एक्विटीज़ के रिस्क क्या होते हैं। कि भाई मैंने सबसे बड़ी चीज़ है याद रखना कि लोग समझते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी मेरी है, नहीं। मुझे याद है कि मैं जब अजमान में अपनी प्रॉपर्टी बेचना था और क्राइसिस थी, मुझे चाहिए थे पैसे, तो फिर मैं बेच रहा हूँ, मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास टाइटल डीड नहीं है। मैंने कहा मेरे पास है टाइटल डीड। नहीं वो टेम्प्रेरी टाइटल डीड थी। मैंने कहा उस पर टेम्प्रेरी तो कहीं लिखा हुआ था, दे जस्ट चेंज द रूल्स ऑन मी। तो फिर बचा क्या? फिर जब हर चीज़ के रूल्स बदलने हैं, जब मेरे पास, अब मैंने डिसीजन लिया कि भाई हाँ मैंने सफ़र कर लिया है, इसमें रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। टैक्स भी आ सकता है प्रॉपर्टी पे, वही बिल्कुल आ सकता है, अभी नहीं है, आएगा। इनकम टैक्स नहीं आएगा, इनकम टैक्स कभी नहीं आएगा इधर, बट वो अदर टैक्स लगा देंगे। ऑलरेडी है 2% इधर से फीस ही और वो। तो फिर तुम्हारे पास क्या पावर बचा? जब मैं मानता हूँ कि प्राइस देना मसला नहीं है, लेकिन यू आर चेंजिंग द रूल्स ऑन मी, अपने आप से रूल चेंज कर दिए। ये बिटकॉइन में नहीं हो सकता। एक्सेस की बात में फिर से आ जाऊँ, अभी हुआ है लोगों के साथ, रशियंस के साथ, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ने बंद कर दिया अकाउंट उनके। पाकिस्तानियों के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। एक ज़माने में इधर सारी एक्सचेंजेस अवेलेबल नहीं, बाय द वे, ई ट्रेड से लेके TD से लेके सब चीज़ें दुबई में। जब वो आया फैक्टा आया ना, सब बंद कर दी, सिर्फ इंटरैक्टिव बचा। अब सिर्फ इधर लिटरली इंटरैक्टिव है, सरवा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, HSBC, ये और बैंक ब्रोकरेज बहुत महंगी होती हैं। तो कल को अगर आपके सारे एसेट्स इसमें फंसे हुए हैं और आप बोल रहे हो कि यार मैं बहुत खुश हूँ फियाट डेरिवेटिव्स में, और उन्होंने बोला नहीं चाहिए, जितने भी हैं नहीं चाहिए, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए, हम तुम मिलियंस के अकाउंट है, नहीं चाहिए, शट इट डाउन, 60 डेज 30 डेज, निकलो यहाँ से, फॉर जियोपॉलिटिकल रीजंस, जस्ट बिकॉज दे फील लाइक इट। तुम एक कंप्लायंस रिस्क बन गए हो फॉर एनी रीज़न। तुम बहुत, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लीनिंग्स, आप वीडियो बना रहे हैं, वी हर्ड सम थिंग्स, हम बोलेंगे नहीं कभी भी वो लोग कि भाई वी आर नॉट कंफर्टेबल कि तुमने बैंकिंग सिस्टम को ऐसे एक्सपोज किया है। CEO के उसमें डी बैंक कर दिया, हुआ है लोगों के साथ UK में, डी बैंक कर दिया उठा के, नेटवेस्ट ने बहुत किया लोगों के साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ बिटकॉइन को छोड़ो, फर्स्ट लुक एट कि तुम्हारे अपने, जो तुम एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं वहाँ पे, जब तक अनटिल इट हैपन्स टू यू, तुम ग्रेविटेट नहीं करोगे उस तरफ। मेरे साथ छोटे लेवल पे हुआ, मेरे वायर्स रुके, एक महीने तक मैंने सफ़र किया, वेट किया, जस्ट बिकॉज कि उनको एक एड्रेस कंफर्मेशन चाहिए थी। 1 महीने तक पैसे अटके रहे मेरे। तो फिर कुछ तो टूल चाहिए ना हमें अपना आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो टूल पहले कुछ नहीं था मेरे पास, ये टूल अब आया है। हाँ, उसकी प्राइस वॉलेटिलिटी है क्योंकि वो टूल बहुत न्यू है और दुनिया अभी उसको फिगर आउट कर रही है। बट हम लोग करें तो क्या करें फिर ना, आई डोंट सी एनी अदर वे। नहीं यार, बिल्कुल मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, जो बात भी हुई है वो सही बात है, और हम इस तरफ पुश किए जा रहे हैं जिस तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल तो नहीं होता। अगर आप इंडिविजुअल सिटीज़न हैं, रेजिडेंट है किसी भी कंट्री के, तो आपके हाथ में, चाहे आप US सिटीज़न हो, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। जो लोग भी ऊपर बैठे हुए हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं एक्चुअल आपके पैसों को भी और आपको भी। तो ये चीज़ें, लेकिन इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को सरप्राइज़ मिलता है। आप सरप्राइज ना हो, अगर कल को कोई ब्रोकरेज अकाउंट बंद हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि यार ये हाँ हो सकता था। उसके लिए आप प्रिपेयर्ड कितने हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो बीइंग एजुकेटेड इज़ मच इम्पॉर्टेंट आजकल के ज़माने के अंदर, कि आपको पूरी जो है ना एजुकेशन मिले। मैं फिर जो तुम्हारे सोशल्स हैं वो सारे जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और किसी को कांटेक्ट करना हो तो कर सकता है। तुम्हारा एक ब्लॉग भी आई थिंक, उसका क्या नाम है ब्लॉग का? ब्लॉग का नाम है वेल्दी हेल्दी, ब्लॉग का नाम वेल्दी हेल्दी है। इफ़ यू फाइंड इट ऑन गूगल में सर्च करने में, आई थिंक wealthyhealthy.pro URL है इसका, wealthyhealthy.pro। एंड इंसिडेंट फ्लक्स मेरा
ट्विटर है जो मैं जिस पे रीट्वीट्स करता हूँ मोस्टली, जो मुझे चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं। कभी कभी ट्वीट्स मोस्टली मेरे इफेक्टिवली 2 ही वर्टिकल्स हैं। मैंने लोगों से बोला था कि बिटकॉइन फिटनेस, मतलब मैं इनके अलावा मैं सोचता हूँ ये दी क्रिटिकल चीज़ें हैं। और एज मुस्लिम मैं लोगों से बोलता हूँ भाई इबादत स्टैक करो, अपने मसल स्टैक करो ताकि तुम्हें बुढ़ापे में काम आए, बिटकॉइन स्टैक करो। वो तीनों तुम्हारे 1 2 3 करोगे, तुम्हारी दीनों दुनिया जो है ना इफेक्टिवली वो बैलेंस में रहेंगी। मतलब मैंने बस बहुत ईजी पिच जो मेरी है ना, और जैसे भी करना है करो। मुझे कांटेक्ट करना है मुझे कर लो, खुद मैंने रिसोर्सेज बता दिए हैं, उनसे खुद फिगर आउट कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो, अप टू यू। तो हाँ बस यही है। और लिंक्डइन पे मैं मुजम्मिल शेख के नाम से अवेलेबल हूँ, और हैप्पी टू कनेक्ट, फॉलो जो भी। उधर भी मैं यही टॉपिक्स पे करता हूँ, और मैं थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स और लाइक वर्कर राइट्स एक्टिविज़म में ज़्यादा हूँ, लाइक वर्क फ्रॉम होम और लाइक फ्लेक्सिबल। अभी जो हुआ है स्टॉर्म में, जो लोगों के साथ परेशानियाँ हुई हैं, जो अवॉइडेबल था काफ़ी हद तक, लेकिन इतने फियर बेस्ड मेंटालिटी में लोग रहते हैं कि लोग इवन लेट आने से घबराते हैं। ये सब कल्चर हमें ख़त्म करना है। तो ये बस इन चीज़ों की मेरी बस वो हैं पर्सनल पैशंस है मेरे। ठीक है, और हाँ ज़बरदस्त। चलो यार, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर Thank you कमिंग। for the time, और this fantastic work you're doing. Please keep doing it, and always मैं सबसे ये कहता हूँ कि don't trust verify means कि भाई you pay attention in the world. सोते हुए ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, just be a thoughtful life जिए लोग। और अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा दिमाग दिया है ऑनेस्टली, और अब जस्ट यू पे अटेंशन, और बच्चों को भी सिखाएं पे अटेंशन, और बच्चों को सिखाएं कि भाई ये सब क्या हो रहा है। अर्ली स्टेज पे उनको, अर्ली बहुत छोटी एज से भी 4-5 साल में बताएं कि मनी क्या है, क्यों है, सब क्या हो रहा है। और वो ये नहीं कह रहा बिटकॉइन की बातें करें, प्रॉब्लम को समझाएं कि भाई हमारे अब्बा क्यों नज़र नहीं आते ज़्यादा टाइम। तो इस टाइप की चीज़ें, जस्ट रियलिटी फोकस बेस, और जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। जस्ट एक गफलत की ज़िंदगी छोड़ दें, गफलत की ज़िंदगी जो लोग जी रहे हैं ना, हम लोग भी अवेकेंड ना सोच समझ के, और जस्ट पे अटेंशन टू लाइफ, दैट्स इट। हाँ सही बात है। चलो यार, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।